ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अहमद अज़ीज़ी एक बार फिर प्रोग्राम पूरा सच में आपके साथ हाज़िर है। आज मेरी खुशकिस्मती कि मेरे साथ मेरे पसंदीदा मेहमानों में से एक मेहमान आसिफ़ अली भट्टी साहब मौजूद हैं। आसिफ़ भाई मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। आसिफ़ भाई एक जानी-पहचानी शख्सियत, जियो और जंग से इनका 30 साल का वास्ता, पाकिस्तान की जर्नलिक हिस्ट्री तमाम अज़बर है। इस वक़्त यूएस में हैं, तालीम के सिलसिले में पीएचडी कर रहे हैं और इसे किसी इंस्टीट्यूशन में जर्नलिज़्म पढ़ा भी रहे हैं। आसिफ़ भाई आज का हमारा ये प्रोग्राम जो पूरा सच प्रोग्राम है, ये रिफॉर्म्स बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और आज हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे बात करेंगे। आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए पहला सवाल तो जर्नलिज़्म के हवाले से है। आप पाकिस्तान में जर्नलिज़्म को कहाँ देखते हैं? आया वो अपना किरदार अदा कर रही है? कहाँ कमी है? और इसमें कहाँ बेहतरी लाई जा सकती है? बहुत शुक्रिया अहमद अज़ीज़ी साहब। मेरी खुशकिस्मती कि आपने अपना कीमती वक़्त मुझे देने का मौका दिया और वेलक साथ ही में आपने जिस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है, मैं उसका भी ममनून हूँ। वेलक एक तमाम उम्र जो है ना इंसान तग-ओ-दो में रहता है कि वो कुछ हासिल कर सके और बिल्कुल, ज़ाहिर है उसकी ख़्वाहिश होती है कि मुस्तकबिल रोशन हो सके। बिल्कुल। अ मैं समझता हूँ कि आपका जो सवाल है इटसेल्फ ये हमें एंडोर्स करता है कि इस वक़्त जर्नलिज़्म पाकिस्तान के अंदर जिस लेवल पे है, सोसाइटी में जिस तरह से उसकी प्रिवेलिंग सिचुएशन है या जिस तरह जी, से एंडोर्समेंट मिली है कि अवाम को जो अवेयरनेस है, अवाम की जो शऊर की पुख्तगी है, उसमें पाकिस्तान के मीडिया का बहुत बड़ा ताल्लुक है। और मैं क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लूँगा इस बात का कि क्योंकि हम पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आज़ाद चैनल की हैसियत से जियो के तौर पे आए थे और हमने बड़ी मेहनत से इसकी आबियारी की, बड़ी मेहनत से इसको लोगों तक पहुँचाया और उनकी आवाज़ बने। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वी आर द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। और जब हमने आगाज़ किया तो लोगों तक हम जब पहुँचते थे तो वो हैरान होते थे कि भई आप सरकारी टीवी एक चलता है, उसपे तो आप ट्रैक्टर के 4 टायरों के हवाले से बड़ी अहम मालूमात हासिल करते हैं या सुंडियों पे स्प्रे कैसे किया जी, जाता है। कीड़े मार दवाओं ये से। अचानक से आप हमसे क्या पूछने के लिए आ गए हैं कि हमारे क्या मसाइल हैं? अगर एक थाने का एसएचओ है वो ज़ोर-ज़बरदस्ती से किसी को उठा के ले आया है, उसने बंद कर दिया है, तो उस तक जब हम पहुँचते थे, तो पहले तो एसएचओ का सवाल होता था कि आपको किसने कहा है और आप कहाँ से आ गए हैं, क्यों आ गए हैं? और फिर जो कि मुल्ज़िम पार्टी या आप कह लें कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था और जो किसी हद तक कुछ लोगों की हमने जब कोशिशें की तो मासूम लोग भी थे उसमें। तो वो एक आप आवाज़ बन जाते हैं और लोगों तक अपना मैसेज थ्रू योर मीडियम आप पहुँचाना शुरू कर देते हैं। तो वही सिलसिला चलता रहा, फिर हमने एजुकेशन पे, हेल्थ पे, मुख्तलिफ सेक्टर्स में और आज अगर हम बात कर रहे हैं जब इस मौके पर यानी वे बैक 25 ईयर्स अगो, जी, तो आपको लगता है कि उस वक़्त जो हमारे हालात थे, उस वक़्त जो हमारी मालूमात थी, उस वक़्त जो हमारी अवेयरनेस थी, उस वक़्त जो हमारा कंडक्ट था सोसाइटी के अंदर, वो बिल्कुल डिफरेंट था। बिल्कुल। लेकिन मीडिया के आने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिलख़ुसूस आने के बाद, प्रिंट मीडिया की मौजूदगी के बावजूद, लोगों के अंदर जो है बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, लोगों के रवैयों में तब्दीलियाँ आई। लोग बेहतरी का सोचने लगे, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, सोसाइटी की बेहतरी के हवाले से। तो ये तो वो एक ख़ास पहलू है जिसके बारे में मैं आपसे ज़िक्र करना चाह रहा हूँ कि और फिर हमने जो ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया, मैं उसका खुद इस्लामाबाद में सरबराह रहा जी, और कोशिश ये हमने की कि हम जो नए लोग आए इस फ़ील्ड में या जो पहले से काम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे क्योंकि हमारी सीएनएन के साथ ट्रेनिंग हुई थी और जी, आला पैमाने पर ट्रेनिंग करवाई गई। तो अज़ीज़ी साहब आप यकीन कीजिए कि उसके बाद से आपने एक तरह डाल दी, एक जी। ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी कि अब इसी अगर सिमत में जाना है तो ये उसकी प्रीरेक्विज़िट बेंचमार्क उसका वो बेंचमार्क्स हमने मुकर्रर कर दिए। बिल्कुल। तो वो हर चैनल ने उसको अडैप्ट किया फिर। यानी जी, उसके बाद फिर एक ट्रेल है, उसको हम जी। मशरूम ग्रोथ कहते हैं हुँ, पाकिस्तान हुँ, की, हुँ। कि गुंजाइश नहीं भी थी तो 85 चैनल खड़े कर दिए गए या हो बिल्कुल। गए, ठीक है ना? जी, आप मेरी बात को समझते जाइएगा कि हो गए कैसे और खड़े कर दिए गए या जी, जी, खड़े हो गए, ये जी। दोनों में फ़र्क है, तो फ़र्क आप बिल्कुल, समझ सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि
फिर वो सैचुरेशन की तरफ, कोई भी चीज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल। तो जब हालात आप बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कोई तगोदो कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे और लोग भी आ जाते हैं जो कि मफादात की दुनिया है, जी जो अपने मफादात की टोकरी उठाए हुए वो भी आ जाते हैं मार्केट में। जी जी तो जी, वो ये जो सोचते कि हैं हुआ, जो हुआ। हाँ, और वो फैक्ट है, जमीनी हकायक है। जी उन्होंने सोचा कोई पान बीड़ी बेचता था, कोई बेचारा कोई स्कूल कोई चलाता था, कोई जी अपना प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर चलाता था, कोई जी दूध दही की दुकान चलाता था, जी कोई सब्जी बेचता था। वो कोई जर्नलिस्ट बन गया और कोई जर्नलिस्ट वो अपना मालिक बन गया मीडिया। मालिक बन। तो ये मेरे सामने हुआ है सारा कुछ। और जी चूंकि ये जितने इदारे हैं पाकिस्तान के 8 बड़े रेगुलेटरी इदारे हैं जी जी। जिनको मैंने जाती तौर पे बनते हुए देखा है, जिसमें पैमरा भी शामिल है हाँ और हाँ हाँ। जिसमें नादराबाजी भी शामिल है। आदर्श। और उसके अलावा जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं सारी मेरे सामने, उनकी चेयरमैन की तकर्रुर से लेके और जी फिर जी उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फिर उनके जी बाद जो उनकी वर्क फॉर्मेशन है और जी किस तरह उनका वर्क रहा है, ये मैंने जी। विटनेस भी किया और मैं उसका हिस्सा भी रहा हूँ, हिस्सा इन टर्म्स एज अ मीडिया पर्सन। और मुझे बिल्कुल बुलाया ठीक। जाता रहा उन मीटिंग्स के अंदर जो बहुत अहम तरीन मीटिंग्स हुआ करती थी। हम्म। हुआ क्या है कि हमने इस बात को कतई नजर कि पाकिस्तान की जरूरत है या नहीं है, पाकिस्तान के अवाम को इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए है, आपने उसका मुंह खोल दिया। और बिल्कुल। उसके बाद आप उसके बजाय कवायदो जवाबित बनाते, उनको रेगुलेट करते, उनके लिए रिफॉर्म्स करते, उनके लिए कोई पैरामीटर सेट करते, आपने उनको एक ऐसे आजाद औरत की तरह छोड़ दिया जो जो चाहे मनचाही जो है ना अपनी हरकतों से दिल लुभाए, किसी को खराब करे, किसी को अच्छा बना के पेश करे, जो मर्जी करे। जी जी। अनफॉर्चुनेटली और ना सिर्फ ये बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता चंद इलाकों की आवाज बन के रह गया। हाँ मेजरली वो ज्यादातर उन इलाकों में जहां पर वो टीआरपी का सिलसिला शुरू हुआ और अर्बनाइज जहां पर मार्केट थी, जहां पर सेल थी कंपनीज की, वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा कमर्शलाइज होते चले गए। और ना के हमारे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ की जो तमाम हमारी पेरिफेरलीज हैं वो सारी कवर होती, उनकी आवाज आगे आती, वो आवाज आ नहीं सकी, वो सिर्फ अर्बनाइज होता चला गया। और अब भी चैनल ज्यादातर इस्लामाबाद का चैनल है, लाहौर का चैनल है, थोड़ा बहुत कोयटा का कह लें और कराची का कह लें। अदरवाइज पाकिस्तान में बहुत सारी आवाजें जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे आनी चाहिए वो नहीं आई। इसी वजह से आवाम में उन इलाकों के हवाले से जो उनके मसाइल हैं उसकी पूरी आगाही नहीं है। शहरी मसाइल और शहरी पॉलिटिक्स की आगाही तो जरूरत से ज्यादा हो गई, जो कि आपने फरमाया, वजह फरमाया, मगर वो आगाही जैसे कि बलूचिस्तान के मसाइल के पेचीदा मसाइल जो कि वहां की आवाज आनी चाहिए थी, उसको अनफॉर्चुनेटली हमारा एक सूबा जो कि तादाद में भी ज्यादा है, मीडिया में भी ज्यादा है, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी ज्यादा हैं, अपने ऐनक से हर चीज को देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और हमें उनकी बात के थ्रू वो सब्जेक्ट समझ में आता है। जिसको जिसका सब्जेक्ट होता है वो उस बात से एग्री नहीं करता। मिसाल के तौर पे कराची के मसाइल के ऊपर जब बात की जाती है कराची के बाहर के इलाकों से, तो जो कराची में रहने वाला है वो उसको उससे रिलेट नहीं करता और वो हंसता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कराची का, या वो कराची उन्होंने देखा नहीं है। इसी तरह एक बलोची बलूचिस्तान में रहकर इसी तरह से परेशान होता है कि ये हमारी कौन सी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? आप कैसे देखते हैं इस बात को? आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा एक अपना बयानिया भी है जो कि जी मैंने आई लर्न थ्रू माय एक्सपीरियंस एंड माय विजन एंड प्लस मैं चूंकि पढ़ाई से ताल्लुक रखा रहा है मेरा, और मैं शायद उन चंद एक जर्नलिस्ट में से हूँ जो कि सुबह उठ के अर्ली बर्ड के तौर पे पढ़ाने के लिए पहले जाते थे, फिर उसके बाद अपने जर्नलिज्म का वर्क करते थे और रात गए तक फिर यूनियन बाजी भी करनी और लोगों के हम्म। लड़ना भी और प्रेस क्लब को भी नुमाइंदगी देना है, ये सारा कुछ मैं करता रहा हूँ। उसके दरमियान में जो आपने ये सवाल डाला है कि हम शायद उस मौजू से हट गए, जो हमारा मौजू था आम आदमी की आवाज बनना था, हमने जी जी। डिलेमा है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने अर्बनाइज कर दिया इसको। और हम्म। उसकी जो फंडामेंटल रीजन मैंने आपको पहले बताई, जो टोकरी मफादात का टोकरा उठा के लोग लाए थे, उनका मकसद अगर वो फैसलाबाद से उठ के आया है वो बंदा और उसके जेब में 4 आने हैं, तो वो ये समझता था कि वो इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा बदमाश बन सकता है। वो कराची का बहुत बड़ा बदमाश बन सकता है। वो लाहौर का बहुत बड़ा बदमाश बन सकता है। मैं ये थोड़ा-सा गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आवाम की नुमाइंदगी हो रही है। ये हकीकत है हाँ। कि उनमें फिर हमारे वो लोग भी शामिल हो गए
जो कि अपनी शराफत के नाम पर पहचाने जाते थे, और फिर उन्होंने दे आल्सो इंडल्ज इन मेकिंग मनी। और उन्होंने हमारे जर्नलिस्ट देखे कितने माशाल्लाह, इतने तो कोई सियासतदान अमीर नहीं होता, बल्कि हमारे जो पिंडी वाले भाई हैं वो भी शायद सोचते होंगे कि यार काश हम जर्नलिस्ट ही होते। और कई दफा तो मैं, मेरे अपने अजीज जो हैं जो कि यूनिफॉर्म में, वो अक्सर कहते होते हैं कि यार साढ़े तो तू चंगा है। पंजाबी आपको शायद पता नहीं समझे यार, कभी प्राइम मिनिस्टर से इधर फेरे लगा रहे हो, कभी उधर घूम रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, तो तुम लोगों को तो डंका बजता है, हमें तो बताना पड़ता है कि मेजर फलाना और कर्नल फलाना और ब्रिगेडियर फलाना। तो अनडाउटली कि जर्नलिज्म ने जो पाकिस्तान में पीक देखी है, शायद ऐसी पीक कहीं किसी शोबे को नहीं हासिल हो सकी। और जिस तरह से लोगों ने पजीराई दी, इसमें भी अनप्रेसिडेंटेड है। मैं ये व्यू किया था जब मैं इंडिया गया पहली दफा 2004 में इंडियन इलेक्शन कवर करने वाजपेयी के, तो मैंने मुख्तलिफ शहरों में जाके, जैसे लखनऊ गया, दिल्ली गया, आगरा था, बम्बई था, तो जब बड़े बड़े लोगों से मिले जाके, प्राइम मिनिस्टर से मिले जाके, सोनिया जी से मिले, बाकी जो उनका जो प्राइम शोबा है फिल्म सनत का, उसके बड़े बड़े टॉप लोगों से मुलाकात हुई, बाल ठाकरे जैसे लोगों से मुलाकात हुई, तो एक पर्सपेक्टिव सामने आया कि वहां पे 110 चैनल उस वक्त थे जो कि नेशनल चैनल थे, बाकी रीजनल चैनल थे, फिर वहां के लोकल चैनल थे जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो चैनल है वो वाजपेयी की खबर नहीं नशर करेगा, वो उस इलाके का जो सबसे बड़ा मसला है कि गटर लाइन मेन जो है वो मिक्स हो गई है पानी के साथ, और लोग जो है इस वक्त बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, वो उसका सब्जेक्ट है। ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये चीजें आके जब हम पाकिस्तान वापस आए 2-3 महीने गुजार के वहां पे, तो हमने इस बात की जजमेंट, अभी तो हमें नौजायदा था जी जियो, अभी 3-4 बरस हुए थे, लेकिन हमने ये बात तय कर ली थी कि भाई ये लोकल सतह पे जो लोगों के मसाइल है, और फिर उस पर मैंने प्रोग्राम भी स्टार्ट किया। 2005 का अगला इलेक्शन आ गया, बल्दियाती इलेक्शन, तो मैंने उसका मौजू रखा अपने प्रोग्राम का, सियासी गुफ्तगू करना मना है। अब जरा सोचिएगा, मार्शाल्लाह के दौर में, परवेज मुशर्रफ के दौर में मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, और मेरी जगह कौन सी होती थी? ढाबा, नाई की दुकान, तंदूर वाला, या मुख्तलिफ ऐसी एरिया यूनिवर्सिटी के कैफेटेरियाज, क्या गुफ्तगू हो रही है वहां पे, और पॉलिटिकल गुफ्तगू हो रही होती थी, क्योंकि वो चैनल ने उस वक्त एक और चैनल भी था साथ में, तो उन्होंने एक ऐसी अवेयरनेस लोगों को देना शुरू कर दी कि लोग अपनी बात करना शुरू हो गए, लोग अपने मसाइल की आगाही के बारे में हुई, उनका हल चाहते थे। बात कहीं सुनी जा रही है, भाई बात हो रही है, फलाने को होना चाहिए। आपको अगर नहीं पता, आप तो चूंकि अर्बन एरिया से, मैं चूंकि दही इलाके से ताल्लुक है मेरा, रहा है, तो वहां पे तो अपने एमएनए का नाम नहीं याद होता था लोगों को सर। ठीक। और अगर याद होता था तो कहते थे मलक खुदा बख्श साहब आ रहे हैं, ओहो हो, आज शहर में आमद हो रही है जी, वो लोगों ने फूल बिछाए हुए उनके। एक मैं ये कभी तौहीन नहीं करता कि टके का मैंने कहूं, लेकिन उन्होंने अपनी हैसियत को ऐसे कर लिया, हमारी पॉलिटिकल एलीट बन गई है, इडियट्स बन गए, कि इन्होंने अपनी उस इज्जत को तौहीन में बदल दिया खुद ही, कि आप इलाके में जाएंगे तो बस ढोल ढमक्के हो रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भाई आपको मुंतखब किस काम के लिए किया गया जी, आपको वोट किस बात का पड़ा? बिल्कुल। और अगले जब आपके सवालात होंगे तो मैं फिर उनके साथ इनकी सिंक्रोनाइजेशन करूंगा। मैं बुनियादी फलसफा बयान करना चाह रहा हूं कि आपने चूंकि मीडिया के किरदार के हवाले से बात की है, तो ये मीडिया का किरदार था, क्योंकि फोर्थ पिलर है पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो जर्नलिज्म की अहमियत है उसकी डिनाइल नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो रियासत के बांदी के तौर पे काम नहीं करते, रियासत के छोटे पिल्ले के तौर पे काम नहीं करते होते, बल्कि पिलर के तौर पे काम करते होते, ठीक, रियासत के चौथे सतून के तौर पे काम करते होते, और वो सतून जो है वो तमाम लोगों को बराबरी की बुनियाद पे देख रहा होता है कि ये जो पिंडी वाला ये क्या कर रहा है, ये इस्लामाबाद वाला क्या कर रहा है, ये लाहौर वाला क्या कर रहा है, ये कराची वाला क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ा सूबा बड़ा भाई क्या कर रहा है, छोटा भाई क्या कर रहा है, फलाने के साथ क्या। वो एक पूरी सिमेट्रिकल वे में हर एक चीज को एनालाइज करके लोगों के सामने पेश कर देता है। उसका काम नहीं है, मेरे समेत काम नहीं है। मैं आपसे अपने स्टूडेंट, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं मेरे इंडस्ट्री के अंदर, मैं 18 साल मैंने पढ़ाया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर, बिल्कुल, और जर्नलिज्म पढ़ाया, और वो बच्चे अक्सर मुझे कहते थे सर आप ये जो हमें कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ाते हैं कभी खुद भी अमल करते हैं? हल्की सी शर्मिंदगी होती थी उस वक्त, हल्की सी, ठीक है ना, कि नहीं यार हम अमल कर रहे हैं, कर ऐसा तक कर, ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता। अब वो जब फील्ड में आ गए ना, तो मैं उनसे फिर पूछता हूं, मैंने कहा भाई वो बात सुनो, हेलो बात सुनो, वो कोड ऑफ कंडक्ट पे अमल कर रहे हो? कहते हैं सर यहाँ पे हो ही नहीं सकता कोड ऑफ कंडक्ट।
तो फिर हमने इसका मतलब ये है कि किसी एक शोबे पर ये आरोप नहीं लगाना चाहिए, इल्जाम नहीं लगाना चाहिए कि उसने अपनी किरदार नहीं किया, अपना अदा नहीं किया, या उसने अपनी जो जिम्मेदारी उसको पूरा नहीं किया। बेसिकली क्या हुआ है कि वो जिम्मेदारी सोसाइटी ने एक बंदे के कांधे पे डाल दी, चौथे पिलर पे डाल दी कि यार सारा कुछ इन्होंने करना है, मेरा मसला आपने हल करवाना है। भाई मीडिया का काम मसला हल कराना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक करना मीडिया का काम नहीं है, नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती लेकर के पेश कर देना ये मीडिया का काम नहीं है, फौज को अपनी बैरक्स में भेजना मीडिया का काम नहीं है। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल। ये जब आप बात करते हैं ना तो लोगों को बुरी भी लगती है, और मैं जी, क्रिटिक रहा हूं अपने शोबे समेत तमाम उन शोबों का जिन्होंने अपने किरदार नहीं अदा किए, जो अदा करने चाहिए। बहुत किरदार अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफिक आप पूछना चाह रहे हैं मैं उसके हवाले से कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया का सारा मीडिया मुख्तलिफ अंदाज में काम करता है। जरूरी नहीं है एम्बेडेड जर्नलिज्म नहीं होती। मैंने जी, ये फॉरेन टेरर कवर किया सर 20 साल। जी, आप यकीन करें जिस तरह से हमले होते थे खुदकुश, जिस तरह से तबाही होती थी, हम लोग वहां पे सबसे पहले मौजूद होते थे। बिल्कुल ठीक। फाटा एरियाज हमारे हमारे केपीके के एरियाज, पंजाब, जनूबी पंजाब, जीएचक्यू पे हमला, मैरियट पे हमला, फलाना ये वो सब जी, कुछ। जी, लेकिन जो यहाँ से लोग जाते थे, जहां मैं बैठा हुआ हूँ या जहां आप बैठे हुए हैं, जब ये एक नेटो फोर्स बनी थी, तो जी, वहां पे जर्नलिस्ट जो है एम्बेडेड जर्नलिज्म करते थे बिल्कुल, कि जो वो बिल्कुल, कहा जा रहा है उन्हें उन्होंने वही पेश करना है। बिल्कुल। जो और कुछ आज वहां भी पे आप देख लें, पैलेस्टाइन वॉर उठा के देख लें, मैंने तो तो जहाँ सारा पर सारा आप पूरे इस सिनेरियो को आप समझ गए होंगे मेरे, कि हमने जितनी आजादी हासिल की जी, मीडिया के तौर पे ये जी, अनप्रेसिडेंटेड थी, क्योंकि पाकिस्तान के इटसेल्फ कोई इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रांग था ही नहीं। था ही नहीं। एक ही इंस्टीट्यूशन है जो कि अपने आप को कहता है मैं ही स्ट्रांग हूं बस। जी, तो जी, एक सामने आके एक और मॉन्स्टर के तौर पे खड़े होने की कोशिश खड़ा की हो। किसी जी, और इदारे ने, तो जी, उसके इदारे के लोगों को पकड़ा गया, उनको जी, कहा बेटा इधर आ जाओ, साइड पे बैठ जाओ आके, जी, कितने पैसे चाहिए तुम्हें, कहाँ घर चाहिए, F10 में खूबसूरत सा बंगला तुम्हें दिलवाते हैं यार, खूबसूरत सी बिल्कुल ठीक, मर्सिडीज आपको दिलवाते हैं। कभी आपने जिंदगी में बिल्कुल। टोयोटा करोला तो देखी नहीं, उसको मर्सिडीज मिल रही है यार, ठीक है ना। हुँ। फटफटी मोटरसाइकिल पे फिरते थे बेचारे, वो जी, यकदम जो है वो बीएमडब्ल्यू में बैठ गए। जी। अब तो फैमिली को दुबई शिफ्ट कर दिया और खुद पाकिस्तान में जर्नलिज्म कर रहे हैं। जर्नलिज्म कर रहे हैं, ठीक है जी, ना। अपने स्टॉक्स अगर निकालें तो कराची की स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाएगी। ऐसे जी साहबी भी हैं। जी, तो जब आप इस तरह का जर्नलिज्म की तरफ चले गए, तो जी, आप उसी का हिस्सा बन गए। आप रन ऑफ द मिल बन गए कि जी, आपने जैसे बाकी इंस्टीट्यूशन ने अपना हशर कर लिया, हाँ, जैसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल बालादस्ती या पार्लियामेंट की बालादस्ती या कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती, और जिसा बाकी इदारों को हम कहते हैं कि अपने किरदार जो है अपने महदूद दायरे के अंदर अदा करें। हम जी, अदलिया को कहते हैं अपने महदूद दायरे में रहें। फिर कौन जी, अपने दायरे में रहता है? जब जी, आप ही खुद अपने दायरे से निकल गए, तो हुँ, बाकी इदारों पे क्या गिला शिकवा आपका? बिल्कुल आप ठीक। वो कैसे रोक-टोक कर सकते हैं? क्योंकि राइट, आप खुद बिकाऊ माल बन गए। राइट। भट्टी साहब, एक और जो सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती है सहाफ़त के हवाले से, जिसके बाद हम आगे पॉलिटिकल सॉल्यूशंस और उसके रिफ़ॉर्म्स के हवाले से बात गुफ्तगू करेंगे, जर्नलिज़्म को हम रैप अप करेंगे। वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि किसी चीज़ पे पॉज़िटिवली स्टैंड नहीं लिया। यानी आगाही थोड़ी बहुत बिट एंड पीसेज़ में दी, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग अवेयर हुए, मगर किसी एक एजेंडे को उन्होंने ऐसे एंकर नहीं किया कि उससे कोई सॉल्यूशन लेके आए। मिसाल के तौर पे एजुकेशन को, मिसाल के तौर पे हेल्थ केयर को, और उस नाम लेते चले जाएं इस तरह से कि किसी एक चीज को इस तरीके से एंकर करके स्टेप इन नहीं किया, इन्फोर्स नहीं कराया कि जी ये काम हमें इस मुल्क में कराना है, और उसको लेकर हर जगह पर हर प्लेटफॉर्म पे उसकी आगाही पहुंचाई गई हो, जिससे कि उस काम को उसके सोल्यूशन की तरफ जाने में जिनके काम करने के हैं, ऑफ कोर्स मीडिया का काम नहीं है कि वो मुल्क के अंदर एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेकर आएगा, मगर मीडिया ये जरूर कर सकता है कि वो जो 10,000 घोस्ट स्कूल बने हुए हैं उनको ले जाके दिखा सकता है, हाईलाइट करवा के उसको मैंने दोबारा से बेसिकली 2 फंक्शनल मुख्तलिफ करवा बातें सकता है। अज़ीज़ साहब अगर आपने नोट किया हो तो मैंने 2 मुख्तलिफ बातें इसलिए बयान कर दी थी, कि पहला तो ये है कि मीडिया का हरगिज़ काम नहीं है कि वो लोगों को पकड़ के लाए और उसको ईमानदार बना दे। जी, वो एक पुलिस वाले एसपी को कहे कि आइंदा के बाद मैं ना देखूं कि आप अपनी गाड़ी जो है सरकार वाली अपने घर लेके गए। जी, मैं ये ना देखूं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करने के लिए किन दूसरे सहारों का, पिंडी के सहारों का या इस्लामाबाद के सहारों का इस्तेमाल किया। आपने वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वोट की पर्ची पर इक्तिफा करने या उस पर रिलायंस की बजाय आपने किसी और ताकतवर के कंधे पे उसके बैच पे चढ़ के आ पड़े। तो ये मीडिया का काम आइडेंटिफाई करना है। आपकी बात भी यहाँ बजा है कि ये हो गया सारा काम।
लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आप टोकरा मफादात का, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया जी आपसे, जी मैंने खुल जी के बात कर दी आपसे जी जी कि जब मफादात का टोकरा, चाहे वो मालिकान का हो या उससे नीचे काम करने वाले, जी मैं किसी का मुलाजिम, आज भी जियो के मतलब सब ऑनर्स को भी पता है कि मैं हमेशा से, मेरा एक बयानिया रहा है कि जर्नलिस्ट आजाद होता है। बिल्कुल और मीर शकील और रहमान भी इस बात को समझते हैं जी कि मीडिया के जो उनके इदारे के अंदर 8,000 एम्प्लॉइज हैं, अगर उनमें से जो लिखने वाले हैं, जो बोलने वाले हैं, उनकी इंडिपेंडेंस नहीं होगी तो उनका इदारा नहीं चल काम सकता। नहीं कर आज सकते। की वजह से नाम अभी तक बरकरार है 22-25 जी साल से। जी और उससे पहले जंग ग्रुप का नाम इसलिए मौजूद है, मैं ये कोई तारीफ करने का मकसद नहीं है, बल्कि ये प्रोफेशनलिज्म की, मैं डॉन की बात कर लें, आप निवाए वक्त जी की बात कर लें, जी तो ये कुछ इदारे हैं जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, अपने कंडक्ट के लिहाज से अपनी जगह जो है वो बनाई और फिर लोगों के जी अंदर तजीराई भी हासिल की। जी। वो लेकिन तमाम जब इदारे, जब आप आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ भट्टी लेकिन साहब, जो अजीज आप कहना चाह रहे हैं ना। साहब, लेकिन जहां पे मफादात का टकराव आ जाए तो कौन घोष फूलों के आइडेंटिफाई करेगा? मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए कि आपके यहाँ पीली बसें और सबज बसें चलना मुसीबत बन गई। मेरा वो शहर है कराची, रोशनियों का शहर, पाकिस्तान की सारी आबादी जाके वहां पे रोजगार कमाने के लिए पहुंचती है। जी दुनिया के किसी शहर का नाम लें तो कराची का नाम ऊपर आता है। जी आपका बैकबोन है वो, जी इकोनॉमिकली भी, और आपकी जो सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से भी। जी। चेहरा देखना हो तो कराची को, इंटेलेक्चुअली भी जो है वहां से चेहरा लोगों को देखना हो तो सबको हासिल कराची को होता है। देखते हैं लोग, चेहरा देखना हो तो कराची को देखते हैं लोग। यहाँ जहां मैं बैठा हुआ हूँ, सिस्टर सिटी कहते हैं इसको, टेक्सास के अंदर। जी जी इशू ये है अजीज साहब कि जब आप मीडिया की जिम्मेदारी पे डाल देंगे सारा कुछ, आप कहेंगे जी हाँ जी वो फलाना एंकर जो है वो आज दोबारा फिर काम करे इसके ऊपर कि हाँ भाई वो जो अमेंडमेंट लेके आ रहे थे कि 18वीं तरमीम के अंदर आपने लिखा था कि वो तमाम इदारे सूबे की जिम्मेदारी होंगे, जैसे डिवॉल्व करेंगे। एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, आपके पुलिस होगी, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होंगे। तो किसी ने बयानिया वहां पे बनाया, मैं उस रिफॉर्म्स कमेटी के अंदर, मैं हम जाके कवरेज भी करते थे उसका, बतौर मीडिया पर्सन मैं उसका मेंबर भी रहा हूं। ठीक। तो रजा रब्बानी साहब बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे, हाँ हाँ, सारे लोग काम कर रहे थे, जी लेकिन क्या किसी ने पूछा उस वक्त कि भाई ये होगा कैसे? क्या पुलिस जवाबदेह होगी प्रोविंसेस को कि फेडरल, आपके कराची का एडी जो है अपना आईजी जो है, जी एडी खाजा, उसको जी तब्दील कराने के लिए 6 नोटिफिकेशन होते हैं यार। जी जी हद हो गई यार, ये एक नई लड़ाई शुरू करवा दी आपने। जी वफाक से ऑर्डर होते हैं आईजी के और प्रोविंस कहता हमें नहीं चाहिए, हम नहीं लेते इस बंदे को, हमें शक्ल नहीं पसंद इसकी। ये क्या बात है यार? तो आपने हेल्थ का भी वही बेड़ा गर्क किया, आपने एजुकेशन का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आपने जो सबसे मजबूत इदारा होना चाहिए, आप देखिए आप जहां बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए इदारे मौजूद होते हैं। एचईसी था, हायर एजुकेशन कमीशन, जी भाई आपने उसको डिवॉल्व कर दिया यार। जी क्या कर रहे हैं आप यार? उसके फंड्स बंद कर दिए आपने, जो कि यूनिवर्सिटी को ग्रांट्स देता था, जी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देता था कि वो अपनी तरवीज कर सकें, अपने एजुकेशन के अंदर बेहतरी ला सकें, मास्टर्स कर सकें, एमफिल कर सकें, पीएचडी कर सकें। आज यहां बैठ के मैं क्या कर रहा हूं? अगर कोई रिकॉग्नाइज, ये नहीं कि कोई पाकिस्तान में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन, मैस कम्युनिकेशन, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस का, मैंने खुद पढ़ाया यूनिवर्सिटीज में, 8 बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, वहां पे हमने वो स्टेट ऑफ द आर्ट कोई चीज लेके नहीं आए, रिसर्च ही नहीं है। कुछ नहीं। तो हमने अपने साथ खुद ज्यादती की है और कोई एक जिम्मेदार नहीं है उसका। ये तमाम जिम्मेदारी मैं समझता हूं यहाँ पे कि 2 बड़े इदारों की जिम्मेदारी, एक है पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे की और दूसरा है ताकतवर, जी जिन्होंने पाकिस्तान की जो सियासत है उसको भी, वो एक इमरान खान का एक बंदा वो कहता है बढ़ गया, वो तो जी वो इदारे ही बढ़ गए, ठीक है ना। बढ़ गया। बाकी आपने उनको नहीं चलने, पैरालाइज करके रख दिया आपने कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल। को। कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा पार्लियामेंट है, सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की होती है, आपकी जहां बैठे हुए सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की है, पार्लियामेंट। या अमेरिका के अंदर सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की है, जी जमहूरियत की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है, लॉ की है। तो बिल्कुल ये जब चीजें आपके नहीं होंगी तो हाउ यू कैन डेवलप योर सोसाइटी, हाउ बिल्कुल यू कैन ठीक। डेवलप योर कंट्री। बिल्कुल ठीक। ठीक है, हम आपको बात को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने मेन मुद्दे की तरफ आते हैं, और जो हमारा आज का मेन मौजू है उसकी तरफ हम बात करते हैं। और ये आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कि आया ये बताइए, इस सूरत हाल में जिसका कि अभी आपने तस्करा किया, आप आने वाले दिनों में पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या क्या देख रहे हैं? ये जो इस वक्त जिस किस्म का एक लल है, इसमें जो भी खबरें आ रही हैं, जो सहाफ़ी बैठा पाकिस्तान में बातें कर रहा है,
किसी एक को नहीं मालूम है कि इस वक्त हाफिज साहब अमेरिका में क्या करके गए। सब अपनी अपनी जो स्पेकुलेशंस हैं उसके ऊपर जिंदा हैं। पाकिस्तान में भी टोटल स्पेकुलेशन हो रही है। जो भी मौजूद आपके ध्यान में आ सकते हैं, चाहे वो CPI का आ सकता है, चाहे वो पैलेस्टाइन इशू आ सकता है, चाहे वो रशियन वॉर आ सकती है, सारा कुछ डाल दिया है कि वो सारा डिस्कस हो गया होगा। हुआ क्या, नोबडी नोस। ये बात बाहर नहीं आई। इसी तरह पाकिस्तान में एक साहब थे जिनको की सजा हो गई थी। वो सजा अचानक माफ हो गई, वो पाकिस्तान पहुंच गए, एक दिन भी जेल नहीं गए। वो वहां पहुंच के क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसको शामिल कर रहे हैं, किसको निकाल रहे हैं, इलेक्शन कहां होने जा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, एक बेयकीनी किसी सूरत हाल है। कोई बात किसी के पास नहीं है, मगर हर बंदा ये कहकर सुबह एक एक वो एड बना के डाल देता है अपना क्लिप। उसमें होता है ब्रेकिंग न्यूज, आज ये तूफान आ गया, हालांकि उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ये क्या है? आप इसको कैसे देखते? अजीज साहब, आपने बड़ी दिलचस्प बात कर दी है कि हमारे एक साथी थे, अब उनका इंतकाल हो गया, नाम लेना मुनासिब नहीं है, मेरे दोस्त थे, कुलीग थे हमारे, वन ऑफ द कुलीग इन जर्नलिज्म। तो वो ना खबर चलाया करते थे, कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी। तो कैबिनेट की मीटिंग में एजेंडा एक पहले जारी होता है, आपको अगर जी पता हो। जी और फेडरल मिनिस्ट्री है जो कि जी इसको टेक केयर करती है, और जो सेक्रेटरी कैबिनेट होता है वो हम्म, एजेंडा जारी करता है कैबिनेट ठीक के। है। तो जब वो कैबिनेट का एजेंडा जारी हो जाता था तो उसके अंदर 8-10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट हुआ करते थे, जिसमें इतनी नई गाड़ियां आएंगी, जी फलाने इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए ये एडिशन करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आनी है, इस तरह की पूरी हम चीजें वो रात को पूरा पढ़ा करते थे कि एजेंडा से वो क्या होगा। अब जब मीटिंग होती थी कैबिनेट की तो डेफिनेटली उसका एक टाइम होता था कि 4 बजे उसकी ब्रीफिंग होगी। सुबह स्टार्ट हुई 9 बजे, जी 12 बजे, 1 बजे खत्म हुई, उसके हम्म, बाद 1-2 घंटे रिफ्रेशमेंट, और फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ठीक और ये प्रैक्टिस 15-20 साल हमने चूंकि भुगती है। तो वो साहब क्या करते थे, वो एक खबर चला देते थे। अब ये हेयर से की मैं बात कर रहा हूँ कि वो कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन करने का फैसला। अच्छा, अब सब थरथली मच जानी, यार फिर क्या चला? अबे फोन आ रहे सेंसेशन। हैं। अब वो हेड ऑफिस से मुझे फोन आ रहा है, अरे यार ये भट्टी साहब आप किधर गायब हैं यार, सुबह वो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक ठाक था यार, हमारी मुलाकात भी हुई है, आज तक खेलते, अचानक उसकी परेशानी पत्नी ऐसी क्या हुई और रिजाइन नहीं जाता। बेगम का फोन आ गया, कोई रिजाइन करके घर पहुंचो जल्दी से, तुमने सफाइयां करनी है आके। ये कुछ समझ नहीं आ रही ना। अच्छा, वो सारा दिन पिटाई कर करके वो टीवी पे अपीयर भी हो गए, खुश भी हो गए, मेरा नाम डंका की चोट पे बच गया है, ये हो गया। जी शाम को उन्होंने क्या करना, जैसे ही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की ब्रीफिंग होनी तो उसने कहना कि ये बड़ी लघु किस्म की किसी ने खबर चलाई है, ये बेसलेस है, वी कंडेम इट स्ट्रांगली, ये है वो है। तो उसने कहना कि यार देखा, जैसे ही मैंने खबर चलाई है इन्होंने वापस ली खबर। प्राइम मिनिस्टर ने अपना फैसला बदल दिया है रिजाइन करने का, वरना तो कर दिया था उसने रिजाइन, ऑलमोस्ट कर दिया था। अबे साले, तुम जिस कमरे में बैठी हुई मीटिंग की बात कर रहे हो, जहां पे ये डिसीजन हो रहा है, क्या तुम उसका हिस्सा, क्या तुम वहां पे उसको विटनेस कर चुके हो, क्या तुमने कुछ सुना है अपने कानों से? अच्छा, कुछ तुम्हारा सोर्स क्या है? जब 2 बजे तक कोई बंदा बाहर नहीं आया, 2 बजे तक, पॉइंट टू बी नोटेड, जी सुबह 9 से 2 बजे तक क्लोज डोर मीटिंग हो रही है, हम्म, आपको 12 बजे किसने खबर दी यार? इल्हाम हो गया, इल्हाम। हम हुआ ना आपको। तो अभी आपने फरमाया कि भाई साहब आए इस्लामाबाद से यहाँ पे अपना वाशिंगटन में, और मिले और ये किया और वो किया, खाने खाए ये, और लोगों ने अपनी पूरी तहरीर बना ली कि जी उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने इस बात पे खुशी का इजहार किया, इस बात की डिमांड की। किससे डिमांड की यार? किससे बात की भाई? किसी से मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात के कोई मिनट्स होंगे, कोई खबर देना आप। अच्छा, जी मैं जब मिनट सामने लेके आता था ना, हम्म, तो शुरू-शुरू में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से होता था कि ये फेक और फैब्रिकेटेड है। तो मैं फिर उन्हें चैलेंज करता था, मैंने कहा असली वाले ले आएं फिर। चल, मेरे फेक हैं और बिल्कुल टेबल स्टोरी है, आप प्लीज असली वाले लेके आएं। नहीं नहीं, ये तो स्टेट सीक्रेट है, वो हम कैसे, मैं तो फिर चुप कर जाए, हाँ, या तो फिर मेरे मेरे को चैलेंज करें, मुझे बताएं कि ये बात नहीं हुई है, मेरे जी, पास मिनट्स है, हाँ, हाँ, मिनट्स के अलावा मैं बात नहीं करता था। और जब मैं कॉलम भी लिखता था तो मैं उन हम्म, मिनट्स में से ही अखज करके चीज को अपने एनालिसिस दिया करता था। हम्म, टेलीविजन पे किसी पे जाता था तो मैं उसी बेसिस पे एनालिसिस। तो अक्सर लोग कह रहे थे कि यार आपके पास इतनी अथेंटिक खबर कैसे हो सकती है? मैंने कहा उसकी रीजन ये होती है कि जब आप सीरियसली यू मीन बिजनेस, और आपको पता होता है कि यार ये मुझे इंफॉर्मेशन एक एग्जैक्ट और एक्यूरेट चाहिए, तो आप उसके लिए तगोदो करते हैं। ये जर्नलिज्म का जो पेशा है,
इतना आसान नहीं है। डॉक्टर्स लगी बंदी एक ही काम कर रहे होते हैं माजरत के जी, साथ। वकील के पास एक ही आर्गुमेंट करने का तरीका होता है। जी, जर्नलिस्ट रोजाना एक नई थ्रेडिंग करके पूरा नई दुनिया यूनिवर्स बनाता है। रोजाना बिल्कुल। हर लम्हे बाद उसकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो तब्दील हो रही होती है। और वो लोगों तक पहुंचाना एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने किसी का नाम, मैंने आपका अजीजी की जगह पर आबादी लिख दिया है, तो जी, डेफिनेटली आप, मैं उसका मुल्जिम हूं। हुँ, वो मैं जिम्मेदार हूं इस बात का कि मैंने आपके नाम को गलत बयान किया। और एक दफा कही गलत बात कभी वापस नहीं आती। मेरे वापस उस्ताद हुआ करते थे जर्नलिज्म में, वाल तो मेरा खुदा का शुक्र है कि कोई उस्ताद नहीं रहा मेरा, लेकिन वो सीनियर थे मेरे। तो हुँ, वो मुझे कहा करते थे कि यार देखो, किसी खबर का रिबर्टल नहीं होता है, ये माइंड में बिल्कुल। रखो। हुँ, जब तुम एक दफा पब्लिश कर दोगे ना, फोटो इट्स छप आउट, गई इज़ और आउट। नाम छप गया, तो वो कल वो बंदा नहीं पढ़ रहा ये खबर, हुँ, तुमने 10 और लोगों को तो बता दिया उसकी खबर जी, का, लेकिन उस बंदे ने नहीं पढ़ी है खबर जिसकी मुतालिक आपने खबर छाप दी, और जिस रीडर ने वो खबर पढ़ ली है, उसके बिल्कुल, माइंड को अब आप तब्दील नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ चूंकि इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना तेज है कि उसका मुकाबला, एक मुकाबले की फिजा बन गई है, और हर बंदा अपने पास एक झूठ घड़ के ब्रेकिंग जो न्यूज़ की एक रेस ब्रेक है। न्यूज की, हाँ, और आरटीपी और ये वो निजाम है बदकिस्मती से, जिसने पूरे आपके रोग बना दिए सिस्टम, कि आप सच्चाई तलाश करते करते झूठ के किसी झूठ की गोद में जाके बैठ गए। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपको और आपको अवाम खुद भी अब पता मेरे है। ख़्याल से शायद अवाम भी वो चस्के वाली हो गई है। उसको पता है कि खबरें झूठी आ रही हैं, मगर उसके कान में कोई नई बात चली गई है, वो एक मैं चैनल आपको से बताता हूँ, दूसरे, मैं आपको दूसरे से बताता हूँ, एक तीसरे। मिसाल दे देता हूँ आपको। बाजवा वाज हियर, मैं वाशिंगटन डीसी में था, और उसके साथ पूरी पलटून भी आई हुई थी, और जहां पे जो नेगोशिएट वो कर रहा था, अभी बातें सामने आ रही हैं, ठीक है। तो मैंने उस वक्त कहा कि मैंने कहा ये कभी नहीं हुआ कि आउटगोइंग आर्मी चीफ इज विजिटिंग जस्ट 3 वीक्स अगो यूनाइटेड स्टेट्स, और डिफेंस से मिल रहा है, फलाने से मिल रहा है, अपने काउंटर पार्ट से मिल रहा है, भाई क्यों मिल रहा है, और ये विजिट बनता कैसे है यार, उसको एक्सेप्ट हुँ, किसने किया। तो वो चीजें सामने आई कि नहीं, ये सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट था। तो मैंने उस अच्छा। वक्त खबर जब दी और अपने कॉलम में लिखा, ना खुदा का फैसला, ठीक है, एंड दैट वाज द कॉलम के जहां पे मुझे कहा गया कि भाईजान बस अब आप ब्रेक लगाए, अब आइंदा अ, आपने कोई गुस्ताखी की तो आपकी खैर नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, जिंदगी अल्लाह की अता है, कोई बात नहीं, हाँ, जिंदगी हाँ, चली भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, जी, लेकिन मैं अपना काम तो करूंगा, मैं अपनी बिल्कुल, बात तो करूंगा। और जो भाजपा यहाँ पे कमिट करके गए अनफॉर्चुनेटली, वो सारा कुछ सामने आ गया बाद में आके। और अभी भी जो कुछ इमरान के साथ हुआ है, जी। अब मैं नहीं मजीद इस पे डिटेल में जाना चाहता कि नहीं, नहीं सर, सब प्लीज़ जाएँ, हमारी आवाम ये के लिए सब कहीं से तो कोई ये अच्छी सब खबर आए, तहरीर क्योंकि साहब कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं से अच्छा, इसकी ट्रेल जो है ना, कहीं न कहीं वो कहते हैं ना, मनी ट्रेल लेके आओ भाई। जी। तो ये ट्रेल कहीं न कहीं पॉलिटिकल ट्रेल भी कहीं न कहीं है इसकी, ठीक है? अच्छा, तो तो आप ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है? ये आपका कहना है कि ये मुझे बताइए स्क्रिप्टेड है, और मुझे ये बताइए स्क्रिप्ट के किरदार अपने-अपने टाइम पे आके अपना-अपना किरदार अदा करके आते-जाते रहेंगे। स्क्रिप्ट जिसने लिख के देना था, उसने लिख के दे दिया है, उसको हमने, अदाकार ने और डायरेक्टर ने बैठ के पाकिस्तान में उसको इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा ही है? ये पहली दफ़ा था कि जब बिलावल ने पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, तो उसने जी, कहा कि सिलेक्टर्स ने सेलेक्ट किया है, इलेक्शन से इलेक्ट किसी को नहीं इलेक्ट किया, नहीं किया। जी, ठीक? जी, बात ये है कि जब आप खुद बिकने के लिए, खुद सिलेक्ट होने के लिए पाँव मार रहे हो, हाथ-पाँव मारते-मारते आप थक गए हों और आपको जी, कोई ऑप्शन नज़र ना आता हो, तो जी। आप झूठे सहारे तलाश करते हैं ना। हुँ, ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, आप इसको स्क्रिप्टेड आप कह रहे हैं। शायद मैं इसको स्क्रिप्टेड इसलिए नहीं कहूँगा कि सियासत में कुछ स्क्रिप्टेड हो नहीं सकती। फिर इसी तरह से जो कुछ भी डिमांड लिस्ट होती है, जो जो अभी आपने तज़किरा किया जिसका, कि ये अब कहा जाता है, ये करके दिखाओ हमें। जी, ये भी कोई रिटन एजेंडा नहीं होता कहीं पे। ये ये वही वाली बात है कि ज़िम्मेदारी दे दी जाती है। जी, जैसे अज़ीज़ साहब से मैं कहूँ कि भाईजान आज आपने मेरा ये फलाने-फलाने काम करने हैं। तो आप कहेंगे जी, यार इनमें से 2 तो मैं भट्टी साहब कर दूँगा। 2 हुँ, जो है वो मेरे और भी बहुत सारे काम है, मैं वो करके तो फिर वो कर दूँगा। ठीक है? तो हर एक टाइमलाइन मुकर्रर हो जाती है। ठीक। अब आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि ये तमाम जो सिचुएशन, मुझे बताइए, इकोनॉमिक मेल्टडाउन नहीं हुआ कंट्री का? आप हुँ, कहते हैं मुल्क इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, जी। डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, डिफ़ॉल्ट किसको कहते हैं आप? हो चुका, जब जो हम पढ़े-लिखे कह रहे लोग हैं थे उनको पता है, जब हो हम चुका। कह रहे थे कि पाकिस्तान की नहीं दुनिया भर में एक रियल फिनोमेनन है कि आपके जो रिजर्व्स हैं
अगर वो डिमिनिश कर जाते हैं, जो जी आपका जो स्टेट बैंक का एक रेगुलेटर जी जो इदारा है आपका, जी वो अगर उस एक स्पेसिफिक रेड लाइन क्रॉस बेंचमार्क करता से है और उसे नीचे आ आप जाता है तो आप उसको डिक्लेयर कर देते हैं। मुझे बिल्कुल बताइए, $2 अरब के साथ आप मुल्क चला रहे हैं? आपके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, आपके पास इतनी बड़ी लाश पड़ी हुई है जो सरकारी इदारों की, उस लाश पे कपड़ा डालने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही आप किस तरह मुल्क चला रहे हैं यार? आप कह रहे हैं डिफॉल्ट नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है डिफॉल्ट नहीं हुआ। किस तरह डिफॉल्ट नहीं हुआ भाई? वो तो इस वजह से नहीं हुआ कि आईएमएफ ने अपनी रोने को रोया, उन्होंने कहा भाई जो पैसे दिए वो भी फंस जाएंगे। जी मुझे बताइए, जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट जेल खोल के दिखा देता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं, ले लो फिर, जब होंगे देंगे। जी तो जो दिए जिसने दिए वो तो साला मर गया ना, वो तो फारिग हो गया ना, वो तो कहेगा भैया पैसे डूब गए मेरे। तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप 10 बैंकों के पैसे उठाए हुए थे आप, उन्होंने कहा भाई इसको डिक्लेयर नहीं करना है डिफॉल्ट को। ये मैं वो तो बात अमेरिका क्या ऐसा नहीं चाहता? अमेरिका चाहता नहीं कि ऐसा हो जाए कि आप जो है वो एक मरतबा डिफॉल्ट हो जाए ताकि वो उसको नहीं आपके सर, न्यू को रैप अप करने में कोई आसानी हो, कोई कहेगा यार अब तुम बनाना बन चुके हो तो लिहाजा न्यू को वापस करो, जरा इसको रैप नहीं अप करो। नहीं अजीज साहब, देखिए हम ना जमीनी हकायक को भूल जाते हैं। मैं आपसे वो बातें सीधी सीधी कर रहा हूँ जो कि शायद करनी बहुत लोगों को मुश्किल होती हैं, और ये इस ठीक है, वजह से बिल्कुल बैठा बिल्कुल। हूँ। ये हकायक सबको मालूम है कि आप जिस मुल्क की बात कर रहे हैं वो एक दुनिया की ताकतवर तरीन कंट्रीज में से एक है। जी देखिए उस रीजन के उस हिस्से में वाक़या है जो सबसे फ्रेजाइल है, सबसे इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम। आप एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जो कि 65% आबादी जिसकी यूथ है। जी आप एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जिसकी बुनियाद कोई ना कोई रखी, आप जैसे मुहाजिर ने अपनी जिंदगियों की, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां देके इस मुल्क को हासिल किया। ठीक। तो ये डायनामिक्स हम भूल जाते हैं जब हम ये कहते हैं कि या फलाना हमें कह रहा है कि इसको एक दफा रगड़ दो, हम अपनी मर्जी से वहां पे चीजें बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। आप एक एटॉमिक पावर हैं, आपके पास जितनी अल्लाह ताला ने आपको ताकत अता की हुई है, जितने रिसोर्सेज अता किए हुए हैं, हमें फख्र करना चाहिए कि कोई किसी की हिम्मत होती भी है, अगर सोचता भी है तो वो कर नहीं सकता। तो सर अगर ऐसा ही हमारे सोचते हैं तो नहीं, फिर सुनिए हमें सुनिए, कोई बस ब्रीथिंग सुनिए, स्पेस तो दें। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं, अब फिर आप देखें दो मुख्तलिफ चीजें, एक होती है रियासत और एक होती है हुकूमत। ठीक। मैं जब पढ़ाता था ना तो अक्सर बच्चे मुझसे, सब मास्टर्स क्लासेस के बच्चे थे माशाल्लाह, लेकिन वो कहते थे सर ये दोनों रियासत और हुकूमत में क्या फर्क है, ये क्या बात हुई सर? मैंने क्या, रियासत वो है जिसका हम तस्वुर दिल में लिए हुए हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारी रियासत है। जी लेकिन जब आप हुकूमत की बात करेंगे, दे आर रनिंग द अफेयर्स टेन्योर ऑफ के लिए आते हैं 3 से 5 दे साल आर जो भी। रनिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, दैट इज गवर्नमेंट जी which is liable and responsible for their all acts, राइट। and at the same time they are answerable to their all wrongdoings, जिसको हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी। अब जब आप ये सारी सिनारियों को सामने रखेंगे तो वो लोग जो कि अकाउंटेबिलिटी से मुबर्रा हैं, अब जरा नोट कीजिएगा, वो लोग फिर जाके नेगोशिएट कर रहे होते हैं अपने मकासद के तहत, अपने छोटे छोटे मफादात के तहत, अपने लार्जर इंटरेस्ट के तहत, अपने मैं वेस्टेड इंटरेस्ट कहना जोन चाह में। रहा हूं, जी कुछ भी आप उसे कह सकते हैं। तो वहां पे जाके हमें शक होता है कि यार हमारा तो मुल्क ये इसके साथ क्या हो रहा है, ये तो बिक रहा है, ये तो ऐसे हो रहा है, ये तो वैसे हो रहा है। भाई मुझे आज तक दुनिया का कोई मुल्क बताइए, 200 मुल्क से ज्यादा मुल्क दुनिया में मुल्क जी ममालिक हैं, जी कौन सा कोई मुल्क बिकने को तैयार है? बांग्ला, आप मुझे बताएं, बांग्लादेश आपके हमसाए में 42 से 50 अरब डॉलर है उनका रिजर्व, जी सोच सकते हैं आप? जी अफगानिस्तान जिस पे आपने कब्जा करके उसको मार धाड़ करने के बाद आज वहां पे एक जो है वो बदमाशों की हुकूमत है वहां पे, माजरत के जी साथ, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है वहां पे। जी जी वहां पे आप इकोनॉमी की सूरत हाल देखें, 82-85 डॉलर अफगानी रुपये का डॉलर मिल जाता है आपको, जी आपके 350 का नहीं मिल रहा। क्या जी कर रहे हैं आप? राइट। कौन जिम्मेदार है इसका? तो सर यही हम तो मैं जिम्मेदार पूछ है, रहा हूँ, आप हम बताइए कि कौन अजीज जिम्मेदार है इसका, साहब ये क्या जिम्मेदार है हो इसके, क्या रहा है, होना अजीज क्या साहब है? जिम्मेदार है इसके कि वो डॉलर नहीं भिजवा रहे जनाब, कैनेडियन डॉलर नहीं भिजवा रहे पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। नहीं देखिए हाँ, आप, अब जो 25 बिलियन डॉलर, जो 25 से 30 बिलियन डॉलर की जो फॉरेन रेमिटेंस होती है पाकिस्तान में, जिससे कि वो बेचारों की तनख्वाहें दी जाती हैं, अगर वो भी पुल हो जाएं, और वो देना हमारा कोई एजाज नहीं है, हम किसी मुल्क की मोहब्बत में नहीं देते, ये बात भी मैं आपको बिल्कुल फैमिली क्लियरली हाँ बता रहा हूँ डेफिनेटली मुझे पता है कि सारे। हम अपने अपने प्यारों के लिए भेजते हैं, यस जो प्यारे मुल्क में रहते हैं, जिनके लिए भेजे जाते हैं, और वो भेजना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि हमें आज मौका मिल जाए तो हम बैंकिंग के थ्रू तो सारा नहीं भेज रहे।
सारे तो बैंकिंग के थ्रू नहीं भेज रहे, आधे तो मुख्तलिफ तरीकों से जाती हैं, इसमें मुख्तलिफ तरीकों से जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेड भी नहीं होते बहुत से मौकों पे। तो मकसद ये है कि आपकी बातें अगर मान लेते हैं हम कि ऐसे ही है, पाकिस्तान बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशनिंग उसकी जबरदस्त है, मुल्क जो है वो छठी बड़ी पावर है और सब कुछ है। ये एग्जिस्टिंग रियलिटीज है ना सर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए अगर आप ये कहें कि कहीं स्टेट कंप्रोमाइज हो रही है माइंडेड, तो ऐसा नहीं है। स्टेट कोई दुनिया का कोई मुल्क छोटे से छोटा बड़े से बड़ा स्टेट कंप्रोमाइज नहीं करती होती, ठीक है, मगर जरूर कंप्रोमाइज करते उसको न्यूट्रलाइज तो एक बंदा जाके कर आता है ना सर। एक बंदा है जो आता है, वो कहता है जी मैंने वादा कर लिया है कि मैंने फलाना एयरबेस देनी है अपनी, तो मैंने जी फलाना काम का मैंने वादा कर लिया है, सारे जर्नलों चूचरा नहीं करना। मैं मुशर्रफ की बात बता रहा हूँ कि जी मैं वादा कर आया हूं वहां से। तो जब एक शख्स पूरे की पूरी स्टेट को गिरवी रखवा के अपने काम कर लेता है, हमसे आपसे पूछ के आफिया सिद्दीकी तो नहीं दे दी थी ना। तो जब एक शख्स जाके जिसको के मेजर जनरल से जनरल बनने के लिए ट्रेनिंग यूएस से लेनी पड़ती है, तो वो तो वहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। उसको जनरल अजीज की बुक आपने अगर जो है अगर आपकी नजर से गुजरी हो, उसमें जिस तरीके से उन्होंने सारा कुछ लिख के बता दिया गया कि हर चीज कॉम्प्रोमाइज हुई हुई है। तो जब इतनी कॉम्प्रोमाइज हुई हुई है, उससे हम एज अ नेशन, पाकिस्तानी कौम, एक आम आवाम क्या कोई होप रखे ये स्टेटस को तब्दील होगा, कुछ बेहतरी आएगी उनकी जिंदगी में, मुल्क में ट्रू डेमोक्रेसी जिसकी हम बात करते हैं वो कभी आएगी कि सर ये ख्वाब ही रहेगा, ये बताएं। अजीज साहब, कम से कम मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि मेरी जिंदगी में मुझे कोई ऐसा इनकलाब नजर नहीं आता है, ना हम इनकलाबी कौम नहीं आता कि हमारा जो डिलेमा है। मैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक घूम चुका हूँ, 30-40 ममालिक। आप यकीन करें हमारे अपने खित्ते, हम कहीं बाहर नहीं जाते, हम यूरोप की बात ना करें, हम अमेरिका की बात ना करें, हम कनाडा की बात ना करें, हम यूके की बात ना करें, हम जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनकी बात ना करें, हम सिर्फ अपने रीजन की बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, दूसरी तो अफगानिस्तान है, साथ में ईरान है, थोड़ा आगे चले जाए गल्फ स्टेट्स हैं, क्या उन लोगों ने अपने आप को नहीं संभाला है? क्या वहां के लोग या उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो उस मुल्क को नहीं चला रहे, अपने मुल्कों को नहीं चला रहे? मुझे बताइए, ईरान पे आज पाबंदियों को कितने साल हो गए, जरा याद करें। जी बिल्कुल, सारी जिंदगी हमने तो पाबंदी देखी। गाड़ियों से लेके, सुई से लेके, धागे से लेके गाड़ियां बनाने तक, और ड्रोन, दुनिया का बेस्ट ड्रोन बना के उन्होंने दिखा दिया आपको। जी मतलब क्या बातें कर रहे हैं यार आप। वहां की इस वक्त मैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज के साथ वहां पे कोलैबोरेशन रहा हमारा, उनकी खवातीन 90% खवातीन पीएचडी कर रही हैं, जो पढ़ी लिखी खवातीन। अब मुझे बताइए कि आपका क्या लेवल है यार, आप कहाँ कहाँ फॉल कर रहे हैं। आप इतने ताकतवर मुल्क होने का हम लोग दावा करते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूशंस ने वो स्ट्रेंथ क्यों नहीं शो की जो कि इस मुल्क की तरक्की का बायस बन सकती थी। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस को तो बनने नहीं दिया जाता ना सर। आपने सवाल चूंकि ऐसा कर दिया, मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ इस मामले के अंदर, कि हम किसी के साथ कंपीट ना करें यार। आप अपने हमसायों को अपना मुंह सुर्ख कर लें थप्पड़ मार के, कि कम से कम इंडिया को देख लें यार आप, कि आपकी आईटी, आपने मुशर्रफ की बात की, आई विटनेस एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर डिस्क्राइबिंग राइट नाउ। अनफॉर्चुनेटली जब ये डिक्टेटरशिप होती है इस मुल्क के अंदर, वो होती इसीलिए है कि काम करवाने होते हैं, जो भी आपने फरमाया। अब आप बात को मेरी समझ गए जो मैंने शुरू में कही। रियासत और हुकूमत, मशीनरी आपके साथ दगा कर सकती है, धोखा दे सकती है, मिसयूज कर सकती है अपनी अथॉरिटी का, स्टेट नहीं करती होती है। और क्या होता है लामहला, स्टेट अपना रिवेंज लेती है उस शख्स से। अब आप बात को मेरी समझ गए होंगे। जी स्टेट अपना रिवेंज लेती है कि जो कुछ आपने किया, आपका सारा कुछ सामने आया। वो सेशन मुझे आज भी याद है जहां पर अपना क्यानी की और उसकी पेंटें गीली हो गई थी, पार्लियामेंट में बताया गया था। जी जब एक नोटोरियस किस्म का वाकया हुआ था हमारे हमसाए में, गैरिजन सिटी के अंदर, और वहां से मोस्ट वांटेड पकड़ा गया था, तो आपकी हालत खराब हो गई थी, आप जवाब दे सकते थे। आपके सलाला चेक पोस्ट पे आपके सलाला पे जो मारे गए, शहीद हो गए, आपकी जरूरत नहीं थी कि आप जवाब दे सकते। बिल्कुल। आपके हमसाया जो है, इधर से फायरिंग होती है, दूसरी साइड से फायरिंग होती है, आप अपने F-16 नहीं उड़ा सकते। बिल्कुल। क्या बातें कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा चलें, इसकी एक मिसाल देके निकल जाऊंगा। अच्छी मिसाल है वो,
चाहे वो जैसा भी शख्स है, नवाज शरीफ, ठीक, यमन वॉर के अंदर जब सऊदियन किंग ने उसे बुला के कहा, हम चूंकि साथ थे, हमें पता है कि वहां पे किस जी, सूरत हाल से दो चार हुए जी, सब लोग, उन्होंने कहा कि जी पार्टिसिपेट करने फौरन के हमें लिए फौज मना कर चाहिए, दिया। हमने चढ़ाई करनी है, हमें फौज चाहिए आपकी। जी, मना कर दिया। स्मार्ट प्ले देखें, जर्नैल साथ था, हालांकि वापस आके इसने कहा मैं तो, और हमें हैरानगी हुई जब 5 बजे के सेशन के अंदर हमने पढ़ा आज के एजेंडा, उसमें लिखा हुआ था कि यमन वार के ऊपर बहस होगी। हमने जी, कहा यार ये क्या, ये तो पिंडी वाले मारेंगे इनको पकड़ के। हुँ, और वही हुआ कि 3 दिन की 4 दिन डिबेट करवाई गई और ये तय हुआ और बिल पास हुआ वहां से, और जी, करारदाद मंजूर हुई कि कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। बिल्कुल। सर हम जब स्टेट के रोल को, स्टेट की ऑनर को अपने हुँ, रोल के जरिए, अपने किरदार के जरिए मजबूत बनाने हुँ, की कोशिश करेंगे ना, हुँ, तो स्टेट खड़ी हो जाएगी सर। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने आपकी आपने सवाल चूंकि ऐसा किया, मैं जज्बाती हो जाता हूं, मैंने पहले नहीं, भी बोला। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। हाँ, क्योंकि देखिए हम जब अपनी एग्जांपल्स लेते हैं, अगर मैं आज अपने आप को देखूं, तो मैं जर्नलिज्म करके पैसे किसको अच्छे नहीं लगते सर। आपको इस्लामाबाद का स्टेटस तो पता ही होगा ना, कि जिस जी, तरह जी, वीआईपी जी, शाहाना अंदाज है हमारा, हम सब लोगों का जी, रहने का। जी, 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 हमें नहीं अच्छा लगता कि आए रोज एक नई चमचमाती गाड़ी हो, जी, हमारे बच्चे भी जी, वो बड़ी बड़ी जो है गाड़ियों में घूमे, और कभी यूरोप के टूर पे जा रहे हो और जी, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से जो है वो शॉपिंग कर रहे हो। जी, नहीं अच्छा लगता क्या? जी, हमारे भी रिश्तेदारों के रिश्तेदार आगे से जो है वो पल हुँ, पल पल बढ़ के तरक्की कर जाए। हुँ, हुँ, इश्यू हुँ, ये नहीं है, इश्यू ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ समझ लें। आप बिल्कुल, समझ, यार इस मुल्क के लिए आपने, इंडिया के अंदर मुझे बताइए, जर्नैल जब रिटायर होता है तो वो एक छोटी सी कुटिया में जाके रहता है। जी हाँ, वो फखर से टीवी पे बैठ के, वो क्या मेजर क्या नाम है उसका, वो 2-3 गौरव आर्या, वो दिखा रहे होते हैं कि यार गौरव ये आर्या देखिए, है। हाँ, जनरल फलाना, ये जनरल बख्शी, ये फलाना, देखिए सर घर देखिए जरा। जी, वो कितने फखर से, शर्म के मारे नहीं दिखा रहे, नहीं, फखर नहीं, के तौर पे फ़ख़्र दिखा। फ़ख़्र से दिखा रहे हैं, डेमोक्रेसी जहाँ ग्रो की है, वहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर मुझे है, याद हमारे है कि यहाँ जब तो 27 फरवरी को अटैक किया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, जी, तो उनके तीनों फौज के सरबराहान रात के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी, और रोड पे खड़े होकर कर रहे थे, और सियासतदानों के कहने पर झूठ बोल रहे थे कि ये देखिए F-16 के पुर्जे हमें मिले, हम आपको जी, क्या बताएंगे, हमने क्या मार गिराया वहां पे, हमने जी, कितनी जबरदस्त तबाही बचाई है हमने। जी, और एक वाले जुर्म नहीं कर रहे थे कि हमारा बंदा पकड़ा गया वहां पे, अच्छा, जब तक कि सुबह नहीं होगी और पाकिस्तान ने वो बंदा पेश नहीं कर दिया। जी। सर जब जैसे आप आपने रियासत, बात करी भट्टी साहब, आपने बताया ना, ये सारा आपने एक्सप्लेन किया, सबका सारा पॉइंट आया। आपकी बात को अगर हम इसी को आगे बढ़ाएँ, हम मान लेते हैं, आपने कहा था ना, जब कौमें उस वो इंसाफ लेती हैं और वो जब अपना इंसाफ लेती हैं, तो वो विक्टिम जिसने कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है, वो ज़िल्लत आमेज़ सफ़र से गुज़रता है। यस, रिवेंज आपने लेते हैं। निशानदेही की है, ऐसा हुआ। आइंदा आगे बढ़ने के लिए ये प्रोजेक्ट इमरान खान के जो ज़िम्मेदार हैं, आया इनको भी इनका भी कुछ हिसाब-किताब होगा, या ये सब कुछ इसी तरह से जाएगा? मुल्क के 10 साल बर्बाद हो गए, कौम 50 साल पीछे चली गई और ये ऐसे ही चलता रहेगा, मिट्टी पाओ ते आगे जाओ, वो जो हमारे काफ चौधरी लीग के शुजात, रहनुमा कहते हैं ना, हाँ, चौधरी चौधरी शुजात। शुजात जी। जी, देखिए अजीज साहब, हमने ये तय करना है, हम जब भी तय करेंगे, मुझे नहीं पता ये कब तय होगा। हमें ये तय करना है कि हमें इस मुल्क के लिए बात करनी है, इस मुल्क के लिए लड़ना है, इस मुल्क के लिए एफर्ट्स करनी है, और हमें आगे बढ़ना है। जब आप अपने ज़ाती मफादात को पीछे रख के कौमी मफादात के तहत आगे बढ़ेंगे ना, चाहे वो कोई भी शख्स है, मेरे जैसा छोटा शख्स है या कोई भी बड़ा आदमी है, जी, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को कोई रोक सकता है कि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क की सफ में खड़ा हो। वो एक मजबूत जमहूरियत और आइन की पासदारी करने वाला मुल्क बन सके। आप मुझे बताइए, जब स्टेट के अंदर ये हालत हो कि आपने एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी, मैं आपको वाकयात इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोग आपके प्रोग्राम को एविडेंस समझें कि जी, ये तमाम चीजें मैंने विटनेस की हुई हैं। विटनेस की हैं। और जब से इस मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आया है, ये जी, तमाम वो चीजें जो कि हमने अपनी आंखों से देख के फिर इस पे प्रैक्टिस की है, बकायदा हमने देखा है इसको कि यार ये मुल्क के मफादात में है कि नहीं है। और जब हम बोलते थे उस वक्त कि ये जो आप काम करने जा रहे हैं ये मुल्क के मफादात में नहीं है, तो मुझे अब वो जिंदा है अभी भी सेक्रेटरी सेठी साहिबा, जो कि जी, मुशर्रफ के जमाने में, जिसका उसके पास 3 कैप्स थी, वो बतौर सेक्रेटरी कैबिनेट, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और सेक्रेटरी फलाना और सेक्रेटरी डिफेंस, ये 4-5 कैप्स थी एक खातून के पास। मैं नाम ले बैठा हूं उनका। और आप बिलीव करें कि जब वो, हमने पढ़ा ना कि ये बेसिस देने वाला जो एक चार्टर था या जो जी, बाकी,
तो मैंने कहीं से वो, हमारा जर्नलिस्ट का काम है भाई चुराना, जी खबर चुराना, चाहे वो बिल्कुल रहमान मलिक मरहूम ने आईएसआई को अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर करना हो तो सबसे पहले खबर आपके भाई ने ब्रेक की थी, अच्छा और वो एक क्लर्क था छोटा सा बेचारा जो कि फोटो स्टेट निकाल रहा था, ठीक है और उसने कहा सर जी बड़ी खबर है, मुझे नजर इतना ही आ रहा है, बस मैं अनपढ़ आदमी हूं, बाकी आप आ जाएं, दफ्तर आ जाएं, आप आगे ले जाएं। और वो वापस हो गया था, आपको पता है 1 घंटे के अंदर जी भाइयों ने कहा तेरी ऐसी की तैसी। ठीक है, तो रियासत के मफादात का दिफा करना, मैं कैसे दिफा कर सकूं? मेरे पास गन है, मेरे पास कोई टैंक है, मेरे पास हेलीकॉप्टर्स है, मेरे पास F-16 है, भाई मेरे पास एक कलम है, मैं लिख सकता हूं, मेरे पास जुबान है, मैं बोल सकता हूं। अब वो किसी को नापसंद हो, आप तो मारने पे आ गए यार, आप तो बंदे को ही मार देते हैं, आप कहते हैं जी यार बंदे को जान से उड़ा दो यार। बिल्कुल मेरे बिल्कुल जैसे कोई छोटे मसला ही आदमी नहीं को आपने कहा कि ये बच्चों को स्कूलों से उठवा लेंगे यार, आपने कैसे, आज बात सामने आ रही है कि ये सारा कुछ बाजवा ने करवाया इस जनरल आसिम के खिलाफ के आईएसआई का डीजी के तो बाद ये आर्मी चीफ ना बन सके, जी इसको हटवाने के लिए धरना करवाया मौलवी फजल रहमान के जरिए, बिल्कुल जो कि सरपरस्ते आला है तमाम तहरीकों के, जो कि पाकिस्तान की जड़ों में बैठी हुई है आज, बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा ही चेहरा है। बनाया हुआ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए। और आज अब फिर बयान दे रहे हैं कि अगर हम बात हो जाती है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। पाकिस्तान में जो एम्बेसडर थे वो कहते थे कि छुप छुप के मिलते थे, कहते मुझे मुझे भी ट्राई करो, मुझे भी मुझे भी ट्राई ट्राई करो। करने एक दफा सर, मैं आपको ऐसा सर्व करूंगा कि आप याद रखेंगे। हाँ, हाँ, ये मुल्की मफादात है आपकी, क्या बात है, आप ये डेमोक्रेट हैं, आप ये डेमोक्रेसी आपकी, ये आपकी शैम डेमोक्रेसी है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं ये समझता हूँ, आपने सवाल किया कि क्या कभी बदलेंगे हम तवक्को रख सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसी, मुझे बताइए अभी फिर सिलेक्शन होने जा रही है, ये इलेक्शन होने जा रहा है आपका, नहीं सिलेक्शन आप नहीं, एक कंप्लीट पूरी सिलेक्शन पार्टी को दोबारा उठा से। के आपने अंदर कर दिया। मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं हूं, ना मैंने कभी नहीं किया, मेरे कॉलम स्टार्ट होता था एक पार्टी की क्लास लेते लेते आखिर में पिंडी वालों तक की क्लास लेने में लोग कहते थे जी यार तुम हो किसके साथ यार, जी मैंने कहा मैं नहीं तो किसी अपने के साथ साथ हूं भाई, नहीं, मैं आवाम के किसी के साथ, साथ नहीं हूं, मेरी तो आवाम के साथ इंडिपेंडेंट है। राय होती है, हम आवाम के लिए बैठे हैं, हम किसी जहां के जहां नौकर गलती थोड़ी मुझे हैं। नजर आएगी मैं सबकी पॉइंट आउट करूंगा, मुझे किसी से मफाद नहीं है, न तवक्को है। तो मैं ये सोच सकता हूं अजीज साहब कि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो तब्दीली लाएंगे, आज उनकी तादाद 65 से 70% हो गई है। अनफॉर्चुनेटली पिछला जो दौर गुजरा है और उसके बाद जो हालात बने, ये 18 महीने के, अब जो लेपालक औलाद थी जिन्होंने हुकूमत चलाई 18 महीने, जी, वहां उस वक्त इन्फ्लेक्स जो हुआ है, आप देखें कि मुल्क से 2 से 2.5 मिलियन लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए अनफॉर्चुनेटली, कैपिटल बाहर गया, और उसमें आवाम सबसे बाहर गई। ज्यादा आपका यंग यूथ थी आपकी, ठीक है। तो जब आप अपने केटर कर लेंगे अपनी यूथ को, और यूथ अपनी जिम्मेदारी को, ये इलेक्शन बड़ा खतरनाक इलेक्शन है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा, नेक्स्ट प्रोग्राम में आप बात करेंगे इस पे कि ये बड़ा ही क्रूशल, इंतहाई क्रूशल इलेक्शन है, और मैं इस पे बात कर चुका हूं पहले कि इसमें तय होना है कि आपने किस मत में जाना है। क्या ये आया होगा, आपने इलेक्शन होंगे। पिछले 75 वर्ष में जो कुछ आपने खोया और जो पाया है, क्या आपने उसी को आगे चलाना है, या अब सिर्फ आपने खोना नहीं है बल्कि पाना है, ये तय होगा इसमें। और ये जो होगा, फैसला कौन है जी, आपके ख्याल में ये होगा, ऐसा होने जा रहा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है मैं आपको? अर्ज कर रहा हूं वो बैलेट बॉक्स के जरिए नहीं होने दिया जा रहा। मैं यही कह रहा हूं आपसे, आप बात को मेरी समझिए कि ये जो लोग हैं हमारे, ये अंधे और बहरे नहीं रहे। अब जो सोशल मीडिया है, ये जो आप कैमरे पे जिस पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये अब हथियार है उनका। मुझे याद है जमाल लगारी अपने इलाके में गया, अवैस लगारी का बड़ा भाई, हमारे दोस्त हैं, सेनेटर था उस वक्त, तो ये गए तो वहां पे एक उनको गांव का बंदा मिला, उसने बच्चे, यंग बच्चा, उसने कहा बात सुनो सरदार साहब, साईं, आज आप 5 साल बाद आ गए हैं क्योंकि अगले साल इलेक्शन है आपका, और आज आप फायदा करने के लिए, दुआ करने के लिए यहाँ आ गए। तो उसने कहा चल चल अपना काम कर। उसने कहा क्या, कैसे बातें कर रहे हो, तुम्हें वोट दिया? उसने कहा चल तेरे वोट पे मैं थूकता हूं। वो अल्फाज आज उनको हॉन्ट करते होंगे क्योंकि दोनों भाई अपने इलाके से हार गए, लोगों ने रिवेंज लिया उनसे। नेचर ऑलवेज टेक्स रिवेंज। मैंने कहा ना, रियासत अपना इंतकाम खुद लेती है, तो ये बड़ा नेचुरल है सर कि जिसने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया है ना, वो उसने पाया है। इसके साथ नवाज शरीफ करेगा, इमरान खान करेगा, शहबाज शरीफ करेगा, जरदारी करेगा, या एमक्यूएम करेगी, या बाप या बेटे पार्टियां जो है वो करेंगी, या कोई इस्तेहकाम के नाम पे चूना लगाने वाले मुल्क को वो करेंगे। तो ये
फेस करेंगे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि आने वाले बरसों के अंदर ये बड़ा क्रूशियल होगा कि आप 70% यूथ को बेवकूफ़ बना सकें, उनको पागल बना सकें, उनको एक बत्ती के पीछे लगा सकें, जहाँ पे उनको मफादात तो आप बताएँ कि आप ये करोगे तो ये मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं करेंगे, तो वो खुद आगे बढ़ के अपना प्रैक्टिकल वे में अपना हक हासिल कर लेंगे। सर, ट्रूथ और रिकंसिलिएशन कमेटी बनाकर इस बात को आगे बढ़ाने की बात हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर बार-बार करते रहे हैं। अब उन्होंने फाइनली जो है सियासत से भी खैर बात कह दिया है और नवाज़ लीग को भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आप किस हद तक इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि हमें इन सब बातों को रैप अप करके अब आगे का सफ़र अगर करना है, तो तमाम स्टेक होल्डर को एक प्लेटफ़ॉर्म पे कहीं बैठकर कुछ चीज़ें रीसेट करनी है। वो रीसेट का बटन दबेगा, हर इदारा अपनी-अपनी नहीं, डोमेन में वापस ये जाएगा। जब आप कहते हैं रीसेट करेंगे या रीसेट का बटन दबाएगा, मुझे बताइए वो कौन होगा जो उसको ये बटन फौजी दबाएगा? होंगे, आर्मी होगी और कोई नहीं तो होगा। क्यों क्यों? इस मुल्क में आप आर्मी हुकूमत कर रही ये है। ज़िम्मेदारी आप उनको क्यों देते हैं भाई? क्यों? नहीं तो यार, ये ज़िम्मेदारी तो नवाज़ शरीफ ने पहुँच के उनको दी हुई है। हर क्यों? शिकायत उन्हीं क्यों? के इस पास करने जा इसलिए रहे हैं। इसलिए कि आप इमरान खान इनकैपेबल किसके हैं। पास जाता है शिकायतें अज़ीज़ करने के लिए? साहब आप फ़ोन इनकैपेबल के कॉल का इंतज़ार किसका करता है वो? आप इनकैपेबल हैं, आपके अंदर शऊर की कमी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर शऊर की कमी है, आप बिल्कुल नाअहल हैं, क्योंकि आप लंदन बैठ के जो डील करते हैं आप, मैंने उस वक़्त ये ब्रेक की थी स्टोरी, जब अभी डील के मुतालिक डिनायल आ रहा था कि बाजवा तो मुल्क से बाहर ही नहीं गया, तुम कह रहे हो लंदन गया हुआ है। तो मैंने कहा था लेनन कि प्लान आप का, देख लीजिएगा पुराना अगले 2 वाला। साल जी। में क्या होगा। 2021 अक्टूबर मैंने जब ये दावा किया तो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो कि एंकर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तुमने मुलाकात की कोई तस्वीर कोई मैंने कहा तुम क्या मुझे चैलेंज कर रहे हो तुम? हाँ। आज वो हुआ है और डिमांड लिस्ट मैंने बताई थी उस वक़्त। मेरा कॉलम गवाह है और मेरी रिकॉर्डिंग गवाह है कि मैंने कहा मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा है कि मुझे वही पोज़ीशन चाहिए 17 जुलाई 2017 वाली। जी। मुझे वही शख्स जिस तरह मुझे अडियाला जेल से अटक जेल डाला गया, तो उसको अटक जेल डालेंगे तो मैं मानूँगा कि आप सच्चे हैं मेरे साथ। आप मेरी बेटी और मेरे खिलाफ जो केसेस हैं और मेरे दामाद के खिलाफ केसेस खत्म करके दिखाएंगे, तो फिर मैं आप पे यकीन करूंगा, फिर मैं डील करूंगा। और ये सारा कुछ आपने तय किया, बहुत आपने उसकी हुकूमत हटाई, आपने उसको डियाला भेजा, आपने उसको अटक जेल में डाला, उसको आपने उसी तरह की 5000 मेगावाट की लाइट लगा के सही राह जगाया, तशद्दुद किया। उसके बाद आपने उसके खिलाफ मुकदमात 200 250 बनाए, फिर आपने उसकी तमाम लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर किया, फिर उसकी पार्टी को बैन करवाया, फिर उसकी लिटरली बैन है। जी। आपने उसके उसके इंतखाबी निशान को वापस लिया, फिर उसको अभी नहल करार दे दिया है जी। इन टर्म्स ऑफ जी। कागजात नामजदगी मुस्तरद करके। जी। ये सारा कुछ ये ज़रूर स्क्रिप्टेड है जो आप फरमा रहे हैं। ये इस बात को मैं एंडोर्स करूँगा। ये ज़रूर स्क्रिप्टेड है और वो साहब लंदन से आते हैं यहाँ पे, लाहौर में जलसा-ए-आम करते हैं और फिर एक मुकदमा खत्म होता है, फिर दूसरा बाइज़्ज़त तरीके से बरी बरी समझते हैं ना, बरी कौन है? जी। इन्वर्टेड कॉमास में। जी। तो बरी हो जाते हैं, बरी के नाम हो जी। जाते हैं, ठीक है ना जी। जी? बरी वाले उनको लेके आते हैं, वो बरी हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए अभी वो बेचारे सारे परेशान हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर को बनाएँ। जी। अब लोग तो जूते मारते हैं। क्या जी। जावेद लतीफ का हाल किया हमारे दोस्त का, जी। शेखुपुरा में। जी। वो मार-मार के उसके हर चीज़ सुझा दी उसको, जी। ठीक है? मोटरसाइकिल पे मोटरसाइकिल में भागा वो, और वो बेचारा मोटर मज़ाक उड़ाता था पार्लियामेंट में खड़े होके, अबे अभी मोटरसाइकिलों पे भागते हैं। शेख रशीद एक दफ़ा भागा था पिंडी से। हुँ। कहता भी देखो पिंडी का जो फर्जंद है वो हुँ। मोटरसाइकिल पे भाग रहा है जनाब गलियों में। तो जनाब आप सड़कों पे भाग रहे थे जान बचाने के लिए, लोगों ने आपको बचाया, आधे लोगों ने। तो ये क्या अगर ये आ जाएँगे तो ये क्या डिलीवर करेंगे? ये मतलब ये आगे आगे का सफ़र ये जो हम कह रहे हैं कि आगे का सफ़र ये कैसे होगा? ये मियाँ ये तो साहब होगा नहीं। ये आपने ऐसा सवाल नहीं करना मियाँ साहब से। मियाँ साहब को ये सवाल पसंद नहीं है क्योंकि उन्होंने मोटरवे बनाई है, आपको याद होना चाहिए। उन्होंने पीली टैक्सी स्कीम जो है ना वो चलाई थी। उन्होंने मुल्क समारोह पीले जी, पीले ट्रैक्टर भी चलाए थे पहले, फिर टैक्सी आई, फिर मुल्क जी। समारोह, कर्ज़ तो उतारो। वो अभी आप उनको तो बुलाएँ ना पहले। पहले आप उनका हिसाब दें कि आपने इतनी बड़ी तरक्की देखी उनके दौर में। अब आप अगली तरक्की की सवालात करते हैं आप उनसे। आप उनसे पूछते हैं आपके पास प्लान क्या है? प्लान ऑफ एक्शन क्या है? आप कैसे मुल्क को आगे लेके जाएँगे? तो भाई वो आपको नहीं बताएँगे। ये स्टेट सीक्रेट है तो उनका। यही तो सर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब है हम तमाम लोग तो कंप्लीटली डिटैच्ड है ना, हमारा अवाम का, पाकिस्तान की अवाम का किसी जगह कोई स्टेक नहीं है। ये 2, 4, 5 किरदार हैं, आपस में लड़ते हैं, नाराज़ होते हैं, आपस में दोस्तियाँ करके वापस आ जाते हैं।
बाहर जाके बड़े अब्बू से शिकायत लगाते हैं, जहां आप बैठे हुए हैं वो बड़े अब्बू सुला करके भेज देते हैं, वो किरदार दोबारा आके अपना गेम प्ले करते हैं। हम आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क में? हम कौन है? ये पाकिस्तान जो सो कॉल्ड हमारा है, ये किसका है? शुक्र करें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल रही है आपको, बस इस पे खुश रहें कि आप जिंदा हैं। आपने आपको रोजाना महसूस करते हैं कि आप जिंदा उठे हैं, आपने अपने काम पे गए हैं, मजदूरी पे गए हैं, अपना काम मुकम्मल किया और शाम को सरे शाम वापस लौट आए। आप इसी पे सब्र शुक्र अच्छा करें। सर, मैं एक छोटा सा सोल्यूशन अगर मैं एक जसारत करूं, आप इसके ऊपर अपनी राय दीजिए, इस प्रोग्राम को हम रैप अप करते हैं। मेरे और पास सोल्यूशन कोई ये नहीं है वैसे अजीज साहब, जी मैं हकीम नहीं हूं, मेरे पास सोल्यूशन नहीं है इसका। नहीं, आप माशाल्लाह, आपके पास इल्म है और आपके पास तजुर्बा है, अपनी जो है उसको इस्तेमाल में लाइए और हमें बताइए, आया कि ये तमाम सिस्टम जो चल रहा है इसको और ज्यादा एक्सपोज करने के लिए अगर आवाम ये तय कर ले कि हमने इलेक्शन वाले रोज पार्टिसिपेट कंप्लीटली करना ही नहीं है, अगर हम इस हमारा कोई किरदार नहीं है, हमारा वोट डालने की गिनती कोई और करेगा, हम डालेंगे किसी और के लिए, तो क्यों ना हम इस पूरे सिस्टम से अपने आप को एलिमिनेट कर लें, हम कंप्लीट बाइकआउट की तरफ चला जाएं। और कंप्लीट बाइकआउट का इलाज इससे पहले 3 मरतबा एक पॉलिटिकल लीडर कराची में करके दिखा चुका है। और ये जो हमारे जो सो कॉल्ड जो पावर पॉलिटिक्स वाले इदारे हैं, ये देख चुके हैं कि सिर्फ 8% वोटिंग हुई थी। वो 8% वोटिंग में सब कुछ खोल के सामने रख दिया था उसने कि देखो ये होती है बात, हम कहेंगे तो आवाम नहीं आएगी। तो इसी तरह बाकी और लीडर भी सारे मिलके कर लें। कंप्लीट बाइकआउट के इलेक्शन होंगे नहीं जब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, जब आवाम की कोई इनपुट नहीं, उनके लिए कुछ हो नहीं रहा, तो हम इस सिस्टम से बाहर खत्म। आप करके देख लें, फिर उससे कितना एक्सपोज हो जाएंगी पूरी दुनिया में। इसके लिए हमें फिर अजीज साहब हमें पार्लियामेंट से रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी सारी तब्दीलियां की गई हैं, इतनी सारी तरामीम के जरिए मफादात को तस्कीन पहुंचाने के लिए काम किए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन भी बाउंड है कि अगर 5 से 10% भी वोट पड़ जाते हैं तो वो इलेक्शन हो जाएगा। नहीं ठीक है, अब हो मुझे जाए, मगर मुझे दुनिया तो देख रही होगी ना। ये 5% इलेक्शन वो बता देंगे ना कि आपकी जेरीमेंडिंग क्या हुई है, आपकी प्री पोल रिगिंग क्या थी, सब बता देंगे। मुझे बताइए पहले कब ऐसे हुआ कि जब ये सारी हरकतें होती रही हैं, इमरान खान को लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, उससे पहले नवाज शरीफ को मुंतखब कराने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, बेनजीर भुट्टो को जमीन के नीचे भिजवाने पहुंचा के दिया। लिए क्या कुछ नहीं किया गया। ठीक है, क्या हुआ सर? क्या दुनिया देख ली थी, दुनिया ने नोट किया, दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड 9 मई का जो दहशतगर्द वाकयात हैं, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की साजिश की, मैं कहता हूँ बल्कि कोई और इल्जाम लगाना चाहिए उनके ऊपर कि उन्होंने दुनिया के फसादात की बुनियाद रखी 9 मई को, ठीक है ना? कि उन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए कि आपने उसको इतना बड़ा नाम दे दिया कि दुनिया अब 9 मई को जो है ना कोई यौम आज़ादी के तौर पे मनाएगी आइंदा के बाद। आपने उसके बाद 10 से 15,000 लोगों को, 20,000 लोगों को पकड़ के अंदर डाल दिया, बच्चियों, खवातीन, बच्चे, बूढ़े जो भी है। भाई हमारा किससे कोई मफाद नहीं, नाम किसी के नाम पता है हमें, तो आप ही के जो सरकार के जो फिगर्स देने वाले लोग हैं, जिन्होंने रखा, उनको जेलों में डाला, सारा कुछ किया, थानों में बंद किया, उन्हीं की रिपोर्ट्स बताती हैं। तो दुनिया का कौन सा इंस्टीट्यूशन बोला, कौन सा यूएन ने उस पर नोटिस लिया, किस ह्यूमन राइट्स वॉच ने जाके कहा कि भाईजान ये फौरन छोड़ो भाई लोगों को, यार बच्चियों को, 12-12 साल बच्चियों को, मैं कोई और नहीं कहता कि क्या उनके साथ सलूक हुआ होगा, क्या थाने में क्या सलूक हुआ होगा उनके साथ, 18 साल की बच्ची के साथ, क्या उसको सर वो सब कुछ ठीक है सर, मगर मैं बताऊं इससे फायदा क्या होगा। आपने कहा ना कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं फर्क नहीं ये नहीं, पड़ेगा। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ जी सर, मैं और कुछ बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम उसका इमीडिएट इम्पैक्ट चाहते हैं ना, जो हम चाहते हैं कि ये चीजें रिकॉग्नाइज हों और उसके बाद इसमें तब्दीली आ जाए। सर तब्दीली अंदर से आती है, तब्दीली कभी बाहर से नहीं आती सर। कभी दुनिया का कोई मुल्क आपको ठीक नहीं कर सकता। मुझे बताइए अफगानिस्तान में कितना सा वॉर रही है, जरा जरा गिन के बताइएगा मुझे। जी, पूरी जिंदगी हमारी गुजर गई इसी को देखते देखते। पहले 20 साल पहले लगाए गए और 20 जी साल फिर जी, बिल आखिर किन को आपने दे दी हुकूमत? जो उन लोगों के पास चलेगी। इंडिजिनस, ठीक है ना? मसला ये है कि जब तक हम इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं कि इस मुल्क की जो बालादस्ती है, जो इस मुल्क का मफाद है, वो अवाम के साथ जुड़ा हुआ है। जी वो 30 करोड़ अवाम ही होंगे जो कि फैसला करेंगे अपने मुकद्दर का।
वो जो पार्लियामेंट में लोगों को भेजेंगे वो उनको कंपेल भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यही लोग जूते के हार लेके खड़े हो जाएं अपने एमएनए के। मैं देखता हूँ कैसे वो काम नहीं करता, वो लेजिस्लेशन क्यों नहीं करता अपने इलाके के अंदर, स्कूल्स की बनाने से लेकर के ये जो घूस स्कूल के खात्मे तक के लिए क्यों नहीं इकदाम उठाता, वहां क्यों वो डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल नहीं बनाता। यही नवाज शरीफ है जिसकी बेटी यहाँ पे आई थी, मिशेल ओबामा ने उसको 1.2 बिलियन, गालबन मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद, उसकी इमदाद दी कि बच्चियों के स्कूल बनाए आप जाके। और बीबी ने क्या किया कि F8 का एक मैं क्या कहूँ, वो एमएनए था, बाद में वजीर भी रहा, जानवरों का डॉक्टर लगता है शक्ल से, वो इनका रिप्रेजेंटेटिव है, एमएनए है, वजीर रहा है। उसका जिस स्कूल में वो पढ़ा, उस स्कूल में जाके अपने बाप को लेके चली गई और वहां जाके दिखाया उनको, पेंटिंग करके प्राइवेट स्कूल की मिसों को, टीचरों को लेके आए कि यहाँ पे ABC पढ़ानी है अपने बच्चों को, रटा रटाया बेचारे स्कूल, प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे, ठीक है। और उनको अंग्रेजी स्कूल के उस्तादों को लाके उनको कहा गया कि इनको ना 1 हफ्ते के अंदर आपने ट्रेन करना है। और वो बड़े बड़े जराफ्स बनाए, हाथी बना दिए दीवारों के ऊपर, पेंटिंग्स कलरफुल बना दी, कलरफुल चेयर्स रख दी, और ये कहा हमने रीमॉडलिंग कर दी। वो रीमॉडलिंग कितनी की आपने? और मैं वहां पे मौजूद था। अच्छा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मियाँ साहब पूछ रहे हैं मुझे जानते हैं आप? पूछा कर आप कौन है? यार आप क्या अपनी तौहीन करवा रहे हैं यार, और ब्रॉडकास्ट करवा रहे हैं लाइव आप। ये नहीं, हमारा मफाद बस इतना ही है। जब तक हमारे पॉलिटिशियन सर अक्ल नहीं करते, अजीजी साहब, जब तक इस मुल्क के अंदर से तब्दीली नहीं आती है, हमारे लोग एहसास उनके अंदर नहीं उजागर होता है, हमारे सियासतदानों के अंदर अपनी इतनी सेंस नहीं आती है कि हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठ के अपनी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग के लिए काम करें, अपने आइन की बालादस्ती, आइन में क्या लिखा हुआ है, डाइकोटमी ऑफ पावर लिखी है वाज़ेह तौर पे, इसकी हदूद क्या है, अदलिया किन इदारों में जा सकती है, किसका एहतसाब कर सकती है, भाई लोगों का कौन सा एरिया है, आप लोगों का कौन सा एरिया है, एवरीथिंग इज डिफाइंड। इम्प्लीमेंट नहीं होता, लड़ाई किस बात? इम्प्लीमेंट किसी चीज पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। आज पार्लियामेंट कहे कि जनाब फौज ये काम करे, मैं देखता हूँ कैसे नहीं होता। आपने यमन वाले मैंने मिसाल दी ना, आपको विटनेस जी अकाउंट बताया, जी उससे पहले का भी मैंने आपको बता दिया कि जब कहा गया कि हाँ जी बताएं जी ये क्या है, ये जो शमशियर बेस और ये वो क्या है, ये लोग कहते हैं कि जनाब वो तो आपने दिए हुए हैं किसी को। मगर मसला ये है कि सर एक कर्नल लियाकत जो है वो पूरे पार्लियामेंट को न्यूट्रलाइज कर लेता है ना, प्रॉब्लम तो ये है, वो उस कर्नल लियाकत के राज बताइए ना। रुकिए, न्यूट्रलाइज होने वाले कौन लोग हैं? वो पार्लियामेंटेशन है, वो सारे वो हमारे वही बेचारे वही बच्चे जबूरे हैं वो सारे। वही पार्लियामेंट जिसने यूएन यमन में फौज भेजने से इनकार किया है, उसी फौज के खिलाफ जो फौज आपकी ताकतवर है, नहीं, उस वो भी फौज उन्हीं के के इशारों पे किया सर, वो फौज की आंख मारने पे किया है, फौज नहीं, भी मैं नहीं आपको चाहती थी वहां पे। अंदर की बताता हूँ। राहील शरीफ ने नौकरी लेनी थी, जी उसको पता था कि रिटायरमेंट का इनका जैसे ही वो इस लेवल पे पहुंचते हैं उसके बाद उनकी सोच ये नहीं होती कि वो जो 3 साल है वो कैसे गुजरेंगे, वो कह रहे हैं ना कि ना तीन के बाद का जो साल है जी, वो कैसे गुजरेंगे। आइलैंड कहाँ लेना है, जी, फैमिली कहाँ जाएगी। वो जब इस स्टेज पे थे, उनकी डायरेक्ट मुलाकात हो गई, उसके बाद से उनका मामला चल पड़ा। वो देखे आज मुसल्ला फाज के जो वो 40 ममालिक की पनी कौन सी फौज है जो कि नजर ही नहीं आती है, उसके सरबराह हैं, वो सिपह सलार हैं, जो कि देखिए अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं अभी फिलिस्तीन के अंदर। उन्होंने हजारों बच्चों को बचाया वहां पे जाके खुद। हाँ, वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं, जब जी, जी, फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं ना तो वो दरवाजे पे खड़े रहते हैं, चौकीदारी कर रहे होते हैं उनकी, हाँ जी। अरबों की। तो मैं आपको बताऊं कि वो उस वक्त उनका मफाद वहां पे जुड़ा हुआ था, और नवाज शरीफ ने जो स्टैंड लिया वो उस वीकनेस को भांप गया। वही वीकनेस जब परवेज मुशर्रफ की दौर से जब चीजें मूव होना शुरू हुई पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर और पीपल्स पार्टी का दौर हमने विटनेस किया, तो पीपल्स पार्टी प्रेशर में थी। पीपल्स पार्टी इतने प्रेशर में थी कि जरदारी को ईंट से ईंट बजाने के बाद भागना पड़ा, जूते छोड़ के दुबई वाली। भागना पड़ा, ठीक है, हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। जी इशू क्या हुआ कि जब आपकी आईएसआई को इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर करने का नोटिफिकेशन करके आधे घंटे में वापस लेना पड़ा, एक खबर, जियो की खबर चलने पर, मेरी खबर चलने पर, जब आपके मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स जो कि 2002 एक्ट है, जी जो कि परवेज मुशर्रफ के दौर में था, और उस वक्त भी मैं चूंकि आपके कराची के जनरल साहब जो कि गवर्नर सिंध भी रहे हैं, मोइनुद्दीन हैदर साहब, वो उस वक्त वजीर दाखिला थे, जी तो हमारे उनके साथ मेरे नाना के वो स्टूडेंट रहे हैं। तो जी मैं उनके इंटरव्यू करने के लिए गया, उन्होंने बड़े फखर से बताया कि ये 2002 का जो एक्ट है हमने 1 साल के अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो मुशर्रफ तो 2007 तक रहे मुल्क के सदर, वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ, किसने इंप्लीमेंट करवा, आपसे ताकतवर कोई है इंप्लीमेंट करवाने वाला?
क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आपके इदारे के दरमियान में या उसके शोल्डर से थोड़ा ऊपर हो सके कोई और वर्दी। आप नहीं चाहते थे कि कोई और इंस्टीट्यूशन सिविलियन बालादस्ती वाला इंस्टीट्यूशन जो है, वो कल आपको पूछे, हेलो भाई आपने ट्रैफिक की वायलेशन की, इधर आ जाओ। जैसे यहाँ पे होता है। जी। इवन इंडिया के अंदर होता है। जी। आपके अंदर होता है। फौजी को अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, उसके बाद जी। उसको उल्टा सबसे पहले शोकाज अपने इदारे से होता है कि भाई तुमने ये वायलेशन की है। बिल्कुल ऐसे तो ही। हम इस बातों को जोड़ के पढ़ें, मिला के पढ़ें। वो शरफगढ़ न्याजी कहा करते थे कि अगर आर्टिकल को 156 के बी के क्लास के साथ और सी के साथ मिला के पढ़ा जाए तो उसका ये मतलब निकलता है। तो हम ये सारी चीजें अगर मिला के पढ़ें, सबसे बड़ा मसला क्या है सर कि हमारे पॉलिटिशियंस अपने मफादात की खातिर कनेक्टिविटी बना ली है। चाहे उनकी कनेक्टिविटी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, चाहे वो जजेस के साथ हो, रिश्तेदारियां उनकी। एक भाई जो है ब्याह हुआ है किसी जर्नैल की बेटी के साथ, दूसरा भाई जो है वो किसी जज की भांजी के साथ, तीसरा जो है वो किसी गवर्नर की रिश्तेदार के जी, साथ। सारा ये कंप्लीट। connectivity और ऐसा इंटर प्रोविंसेस भी हैं ये। तो सिंध फिर का मतलब पंजाब में, पंजाब का सिंध में, इस तरह से एक का केपी में, इस तरह से सारे आपस में भी इस तरह से लिंक है। तो ये एक इशू है। हम इसको रैप अप करते हैं। क्या ये हल नहीं हो सकता कि जो हमें ब्रीदिंग स्पेस मिली हुई है और हम अपनी इकोनॉमी में थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं कि अपनी जो है वो पानी से थोड़ा जो है वो मुंह से नीचे रहे और ब्रीदिंग स्पेस मिलती रहे। हम इससे इससे अच्छा ये नहीं है कि ये बैंकरप्सी होने दे दें। ना खाएंगे, ना खाने देंगे, ना खेलेंगे, ना खेलने देंगे, ना सर पैसा आपके होगा, ना आर्मी की ऐसा तनख्वाह बताइए कि निकलेगी। मुल्क के मफादात जो हैं, आज जब हम उनकी बात करें तो क्या ये मुल्क सर्वाइव करेगा? आप कह रहे हैं ना कि इंसॉल्वेंट हो जाएं, आप डिफॉल्ट कर जाएं। सर डिफॉल्ट करने वाले को कोई शाम की रोटी नहीं देता, उसको कोई पानी नहीं देता, उनको पता कि वापस नहीं आना कुछ भी। तो अभी क्या मिल रहा है सर? अभी भी मिल इसलिए रहा है कि अभी भी आपको अमेरिका की तरफ से आपको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मैं आपको बता देता हूं कि आईएमएफ कमिटेड अगेन 1.5 बिलियन, वर्ल्ड बैंक आल्सो कमिटेड 1.3 बिलियन, जो आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है दे आर आल्सो कमिटेड विद दी 1 बिलियन। तो ये जो आपको बिलियन ऑफ डॉलर्स लोग देने पे आमादा हो गए, उन्हें पता है कि ये रमक बाकी है। अभी आपके अंदर इतना फर्टिलिटी है कि आप दोबारा रिप्रोड्यूस करेंगे और आप पैसे वापस करेंगे। Since you are declaring your country as a default country, you will not be able to return any single penny. और आप अजीज साहब से कहा जाएगा कि अजीज साहब आसिफ भट्टी साहब को जरा 100 रुपए दे दें, हम कहेंगे पहली अब साला हमारे 1000 खा गए, ये 100 रुपए कहां से वापस करेगा? मैं पागल हूं? मैं 100 रुपए की कोई चीज लेके अपने घर में ना लगा दूं, अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाऊं, ज्यादा बेहतर है। तो ये जो मसाइल हैं सर, इन मसाइल का हल ये नहीं है जो हम सतही तौर पे देखते हैं। हमें ये फैसला करना पड़ेगा एज ए नेशन कि हमें पार्लियामेंट की अगर बालादस्ती करनी है तो हमारी ट्रू रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वहां पे। जैसे आपने अभी कहा, कराची के अंदर जब इलेक्शन होता था तो पिन ड्रॉप साइलेंस के होता था, और वहां पे जो लोग इलेक्ट होते थे वो आगे अपना किरदार अदा करते थे। अभी भी मैं देखता होता हूँ एमकेएम के वो लोग हैं जो कि वैन के अंदर 18-20 लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जब पहुंचते हैं तो वैन में जाते हैं, वहां पे अपनी चमचमाती गाड़ियों में नहीं जाते। तो आप कुछ सिंबॉलिकली चीजें कर लें यार। पहले दिन आप आते हैं मोटरसाइकिल पे और उसी शाम को आप कहते हैं सेक्रेटरी कैबिनेट को मुझे तो चमचमाती गाड़ी चाहिए। भाई मैं तो एमएनए बन गया हूँ, मुझे तो फौरी तौर पे बड़ा खूबसूरत जो है ना वो घर चाहिए, मुझे तो बड़ी खूबसूरत जो है ना वो पूरी वो एलीट चाहिए जो कि मेरी मेरी हिफाजत करे। स्क्वाड चले जी। तो हम ऐसे नहीं चला सकते इस मुल्क को सर, ऐसे नहीं चल सकता है। डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको बेंचमार्क्स बनाने पड़ेंगे, आपको इंस्टीट्यूशन को अपनी स्पेस देनी पड़ेगी। जिस इंस्टीट्यूशन ने सारी चीजें ग्रैब की हैं उसको ग्रैब से उससे छुड़वाएं नहीं, उनको पाबंद कर दें कि अपना काम करें सर। सर बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आसिफ भट्टी साहब। ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड जब आपसे गुफ्तगू होती है अब बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने आज सारा कुछ आपके रिकॉर्ड पे कह दिया। आज आपने रिकॉर्ड पे कह दिया है और हमारे प्रोग्राम को सजाया आपने। ख़वातीन और हज़रात, आज के लिए इतना ही। कि मैं आपका बहुत ममनून हूँ, आप हमारे साथ जुड़े और इंशाल्लाह ताला आपसे आइंदा भी रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आपने हमारे साथ रहे, हमारे प्रोग्राम को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आपकी सपोर्ट और आपकी हौसला अफजाई से अब ये प्रोग्राम दुनिया के 50 ममालिक में देखा जा रहा है
और उनकी तरफ से हमें बहुत अच्छी पॉजिटिव फीडबैक मिलती है, जिसके लिए मैं आपका बहुत ममनून हूँ। हमने एक छोटा सा चिराग जलाया था और चिराग से चिराग जला, और आज हमारे साथ आसिफ भट्टी जैसी शख्सियत मौजूद है, और आइंदा भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ता रहता है। यू वेलकम, थैंक यू सो मच।